हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 601 एक और महान कौशल। माइकल द्वारा 20,000 बदमाश अंक चुकाने के बाद सिस्टम ने ईव के शरीर को अदृश्य किरणों से स्कैन किया जिसे केवल माइकल की आंखें ही देख सकती थीं। ईव को अपने पूरे शरीर में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। सिस्टम स्कैन पूरा हो गया है। सिस्टम ने ईव के शरीर में कई शाप पाए हैं। वर्तमान सिस्टम संस्करण शापों की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकता। इन शापों की प्रकृति क्या है? माइकल को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कल्पित बौने ईव के शरीर पर कुछ शाप डालेंगे। जूलियन ने फिलवेंडर के माता पिता द्वारा अपने बेटे की शादी एक मानव लड़की से करने के लिए सहमत होने के बारे में जो कहा वह सच होने से बहुत अच्छा था। माइकल को एक भी ऐसा कल्पित बौना नहीं मिला जिसे अच्छा कहा जा सके। यहाँ तक कि एलिडर के पास भी माइकल की मदद करने का एक गुप्त उद्देश्य था। माइकल ने धरती पर वापस आकर जो कई उपन्यास पढ़े उनमें उनके कल्पित बौनों को अन्य जातियों द्वारा उत्पीड़ित, कमज़ोर और गुलाम के रूप में चित्रित किया गया था। हालांकि इस दुनिया में कल्पित बौने उत्पीड़ित, कमज़ोर और गुलाम नहीं थे। इसके विपरीत कल्पित बौने नस्लवादी, शक्तिशाली और अत्यधिक क्रूर थे, विशेष रूप से वे कल्पित बौने जो कुलीन परिवारों में पैदा हुए और पले बढ़े। शाप उसे आत्माशोधन चरण तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे उसे भ्रम होता है और धीरे धीरे आणविक स्तर से उसका क्षरण होता है। परिणामस्वरूप यदि शाप नहीं हटाए जाते हैं तो उसके पास जीने के लिए केवल 1 वर्ष है। वर्तमान सिस्टम संस्करण शाप नहीं हटा सकता है। शाप हटाने के लिए सिस्टम को स्तर 9 पर होना चाहिए। हालांकि सिस्टम एक ऐसी कलाकृति का पता लगा सकता है जो एक कीमत पर शाप को तोड़ सकती है। कितना? सिस्टम चाहे जितने भी बदमाश अंक मांगे, माइकल उसे चुकाएगा। ईव न केवल उसकी दोस्त थी बल्कि उसके पास एक मूल्यवान संपत्ति भी थी। इसके अलावा शाप हटाना हमेशा काम आ सकता है जब कल्पित बौने लोगों को बहुत अधिक शाप देते हैं। 250,000 बदमाश अंक। सिस्टम आइटम को अवशोषित कर सकता है और इसे एक ऐसे कौशल में बदल सकता है जो मेजबान को शक्तिशाली शापों को भी उठाने में सक्षम करेगा। जैसे ही माइकल ने सिस्टम सुना, उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मैं एक किशोर की तरह लग सकता हूं, लेकिन ये बकवास है, माइकल ने शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। इस कौशल के साथ वह क्लेयर के दादा क्रिस्टोफर को ठीक कर सकता था। क्रिस्टोफर के बारे में सोचते हुए माइकल को क्लेयर की मां और उसके परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की याद आई। गया के अनुसार क्लेयर की मां गोंडोलिन में एक शक्तिशाली कुलीन परिवार से थी, जो अवोर की राजधानी है जहां महारानी रहती है। गोंडोलिन पूरे अवोर में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भी था। यहाँ तक कि बौने राज्य भी सुंदरता और समृद्धि के मामले में गोंडोलिन के सामने टिक नहीं पाए। क्लेयर की मां को बचाने में मेजबान ने कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाए? आश्चर्यजनक रूप से सिस्टम ने माइकल से सवाल किया, जबकि वह क्लेयर की मां के बारे में सोच रहा था। सबसे पहले, कोई जल्दी नहीं है। दूसरा, ये पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली राज्य है। मुझे वहां जाने से पहले अपने निपटान में अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता है। माइकल ने सिस्टम को उत्तर दिया और अपने निपटान में 320,000 बदमाश अंक देखने के लिए अपनी स्थिति की जांच की। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अभिशाप उठाने वाली कलाकृति का पता लगाने और इसे एक कौशल में बदलने में कोई नुकसान नहीं देख सका। इसलिए माइकल ने सिस्टम को 1/4 मिलियन लेने और उसे आइटम का स्थान बताने के लिए सहमति व्यक्त की। आइटम विश्वासघाती महासागर के डोमेन के भीतर गहराई में छिपा हुआ है। संयोग ने माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया। चूंकि माइकल के पास मजेरोथ लौटने से पहले 2 और सप्ताह थे, इसलिए माइकल ने संसाधनों की कटाई करने के लिए विश्वासघाती महासागर में जाने की योजना बनाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी वस्तु होगी जो उसे एक महान कौशल दे सकती है। अब जब सिस्टम ने विश्वासघाती महासागर के रूप में इसका स्थान प्रकट किया, तो विश्वासघाती महासागर की यात्रा प्राथमिकता बन गई। तो ये तय हो गया। माइकल ने एक गहरी सांस ली और सिस्टम से बाहर निकलकर देखा कि ईव और गया उसे घूर रहे थे। ईव, माइकल ने मुस्कुराते हुए ईव के सिर को हिलाया, जिससे ईव चौंक गई। तुम क्या कर रही हो? ईव दुखी होकर मुस्कुराए। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, है न? ईव माइकल की बात सुनकर हैरान दिखी। जैसे ही वह करीब आया, माइकल ने अपना हाथ ईव की गर्दन के चारों ओर रख दिया। आश्चर्यजनक रूप से वह दूर नहीं गई और न ही उसके हाथों को झटक दिया। माइकल ने फिर अपने सामने मौजूद राज्य को देखा। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, ईव। तुमने देखा कि जब मैं प्लेग का इलाज लेकर आया, जबकि अवोर के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग भी नहीं कर पाए। असल में मैंने तुम्हारे पिता को चुनौती दी थी, ईव ने माइकल की ओर देखते हुए कहा। मैंने उन्हें चुनौती दी थी कि मैं तुम्हें आत्माशोधन चरण में सफलता दिलाऊंगा और हाउस वोल्डिगार्ड को स्वर्ण युग में ले जाऊंगा। ईव अवाक रह गई और माइकल ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया। इसके बजाय माइकल ने उसके सामने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। क्या तुम जानते हो कि तुम आत्माशोधन चरण तक क्यों नहीं पहुंच पाते? तुम कल्पित बौनों ईव द्वारा शापित हो। रुको, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ईव के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं और वह कांप उठी।
दूसरी ओर गया ने बस अपनी आंखें घुमाईं और खुली खिड़की से उदास शहर को देखने में उनके साथ शामिल हो गया। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। लोगों को शाप देना उन कई चीज़ों में से एक है जो ये दुष्ट कमीने करने में सक्षम हैं। इसीलिए हर कोई उनसे नफरत करता है, और डार्क एल्व्स के बारे में तो बात ही मत करो। नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। ईव की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि फिलवेंडर की यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगीं। हालांकि माइकल ने रोका नहीं। इसके बजाय माइकल ने ईव को एल्व्स की दुष्टता के बारे में बताया। इस तरह की चीजें निस्संदेह एक व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, और माइकल चाहता था कि ईव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तभी वह वोल्डिगार्ड्स का नेतृत्व करने और संभवतः अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी निर्दयी बन सकती थी। उन्होंने तुम्हें शाप दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि एक मानव लड़की उनके बेटे ईव से शादी करे। उन्होंने सब कुछ योजनाबद्ध किया और तुम्हें कई शाप दिए। यही एकमात्र कारण है तुम आत्मा शोधन चरण को पार नहीं कर सके और मतिभ्रम नहीं कर सके। ईव सदमे और आश्चर्य से पूरी तरह से अचंभित थी। एक तरफ यादों ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए, दूसरी तरफ उसे कोई अंदाजा नहीं था कि घोस्ट को उसके मतिभ्रम के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसने किसी आत्मा को नहीं बताया था। मुझे पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन अगर वह तुम्हें बता रहा है तो तुम शापित हो। और तुम उससे मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली हो, गया ने सख्ती से घोषणा की। ये चौंकाने वाला है, मुझे पता है। सब कुछ समझने के लिए अपना समय लो, लेकिन शांत रहो। मेरे पास उन शापों को तोड़ने का एक तरीका है। जब मैं ऐसा करूंगा और तुम्हें आत्माशोधन के चरण में पहुंचाऊंगा, तब तुम अंततः मुझ पर विश्वास करोगी। माइकल ईव को शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाता रहा। उस समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सच कहूं तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि फिलवेंडर उसके साथ ऐसा करेगा। हालांकि उसके दिमाग ने उसे कुछ और ही बताया। जब ईव दूर क्षितिज को देख रही थी, माइकल ने खुद इसे बनाने के बजाय सिस्टम से जल्दी से एक औषधि खरीद ली। यहाँ गया ने माइकल के हाथ में एक चमकती हुई सफ़ेद गोली देखी। गोली से एक मीठी खुशबू आ रही थी जो किसी और से नहीं मिलती। आज रात इसे ले लो, यह मतिभ्रम को रोक देगा और आपको रात को अच्छी नींद आएगी। अगर कुछ भी हो तो आपको अच्छे आराम की ज़रूरत है। माइकल ने ईव का हाथ उठाया और गोली उसकी हथेली पर रख दी। मेरी मदद करने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ी? ईव माइकल से पूछे बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसे लगा कि माइकल उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वह अपनी जिंदगी उस पर छोड़ सकती है। ईव जानना चाहती थी कि वह उसकी मदद क्यों कर रहा है। आखिरकार ईव को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वे कभी सबसे अच्छे दोस्त थे और वह डार्क लॉर्ड की रक्षा करते हुए मर गई। चाहे आप मुझसे ये सवाल जितनी भी बार पूछें, मेरा जवाब एक ही होगा। आप मेरे दोस्त हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि आप खास हैं, जैसे मेरी हिम्मत मुझे बता रही है कि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। माइकल ने कहा, मैंने हमेशा अपनी हिम्मत पर भरोसा किया और इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया क्योंकि किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन माइकल और ईव के बीच की खामोशी ने गया को शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ बता दिया। मास्टर घोस्ट, मिस एलिया, अचानक बाहर से एक कोमल आवाज ने उन्हें पुकारा। भोज तैयार है, हर कोई बड़े हॉल में आपका इंतजार कर रहा है। महिला नौकरानी ने धीरे से ये शब्द कहे। क्यों न हम वहां जाकर एक बढ़िया भोजन का आनंद लें, हम इसके लायक हैं। ईव, माइकल ने ईव से कहा, जबकि गया ने भी अपना हाथ ईव के दूसरे कंधे पर रखा। वह ईव का ध्यान फिलवेंडर और शापों से हटाना चाहता था। उसके पास जीने के लिए 1 साल था और माइकल आशावादी था कि वह 1 साल के भीतर विश्वासघाती महासागर से बाहर आ सकता है। इस बार वह एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के रूप में नहीं जा रहा था, बल्कि पिछली बार के विपरीत सिस्टम ऑनलाइन के साथ एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर के रूप में जा रहा था। नाराज होना बंद करो ईव, चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम दोनों मुझे बाद में समझा सकते हो। चूंकि गया को इतनी भूख लगी थी कि उसका पेट बढ़ने लगा था, इसलिए उसे ईव के गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह उन दोनों को दावत में घसीटना चाहती थी। हम 1 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, माइकल ने बाहर इंतजार कर रही नौकरानी से कहा और ईव को हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींच लिया। क्या फिलवेंडर को शापों के बारे में पता है? ईव हकलाते हुए बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फिलवेंडर ने उसे धोखा दिया है। बेशक उसे घोस्ट पर यकीन नहीं करना चाहिए था, लेकिन ईव के दिल ने फिलवेंडर से ज्यादा घोस्ट पर भरोसा किया। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना पड़े तो मैं हाँ कहूंगा। माइकल ने बिना किसी बहाने के ईव को बताया कि उसे क्या महसूस हो रहा है। उसके लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन था कि एक लड़का जो किसी लड़की से सच्चा प्यार करता है उसे ऐसे ही छोड़ सकता है क्योंकि वह अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकती। अगर वह उससे सच्चा प्यार करता तो वह कोई रास्ता खोजने की कोशिश करता या कम से कम उसके साथ समय बिताता जब तक उसका समय न आ जाए। कम से कम वह यही करता। वह अब कहाँ है? गया ने दरवाज़ा खोलते हुए ईव से पूछा। लॉर्ड जूलियन ने कहा कि वह मेजरोंथ में था। माइकल ने अपनी एक भौं उठाए। क्या ये ईव है?
गया ने पूछा और ईव ने धीरे से सिर हिलाने से पहले कुछ मिनट का समय लिया। माइकल और गया को यह स्पष्ट था कि ईव गहरी सोच में थी। माइकल द्वारा उसे सच्चाई बताए जाने के बाद वह कैसे नहीं सोच सकती। जहां तक माइकल का सवाल है, ईव ने इस खबर को बहुत अच्छी तरह से संभाला। मैंने फिलवेंडर को कहीं सुना मेजरोंथ। वैसे भी जब तक मैं शापों को नहीं तोड़ता, मैं उसकी हड्डियां नहीं तोड़ूंगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ईव ने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। ठीक है, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। माइकल ने कंधे उचकाए, लेकिन ईव ने उस पर एक सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं किया। मास्टर घोस्ट, मिस एलिया, लेडी ईव। गलियारे में कुछ मीटर दूर खड़ी नौकरानियों ने उनका अभिवादन किया। फिर नौकरानियों ने तीनों को बड़े हॉल में ले जाया जहां लॉर्ड जूलियन और इंग्रिड ने माइकल और गेया के लिए एक शानदार दावत तैयार की थी। माइकल नौकरानियों के पीछे पीछे दावत हॉल में गया। जब नौकरानियों ने लकड़ी के गहरे रंग के दरवाजे खोले तो धातु का ताला दरवाजे से टकराया। जब उसने सिर्फ उसके लिए दावत देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हॉल में खाने से भरी कई लंबी ओक की मेज़ें थीं, जिनमें मुख्य रूप से मांस और ताज़ी पकी हुई रोटियां थीं। इस दुनिया में ज़्यादातर भव्य हॉल में एक जैसी व्यवस्था थी। लंबी मेज़ें जिनमें सीढ़ियों तक जाने के लिए जगह थी जहां से ऊपर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जा सकता था, जहां प्रमुख व्यक्ति भव्य हॉल के सामने रखी गई नक्काशीदार ओक की मेज़ों के पीछे भोजन कर रहा था। जैसे ही माइकल हॉल में दाखिल हुआ, गपशप थोड़ी शांत हो गई जबकि माइकल ने उन्हें जारी रखने का इशारा किया। आमतौर पर हर किसी के लिए खुद को ट्रीट करने के लिए शराब के बैरल होते थे, लेकिन रोडगॉड्स के खिलाफ लड़ाई में शराब का भंडारण नष्ट हो गया था। इसके कारण उनके पास केवल फलों का रस और पानी था। अच्छी बात यह है कि उनके बीच कोई बौना नहीं था, अन्यथा छोटी दाढ़ी वाले कमीने सिर्फ इसलिए दंगा कर देते क्योंकि वहां शराब नहीं थी। हॉल में मौजूद नौकर और पहरेदार खाने के लिए आभारी थे। वे लगभग मर चुके थे और अब उन्हें खाने का मौका मिला था। किसी तरह मौत के करीब के अनुभव ने उन्हें जीवन की छोटी छोटी चीज़ों की सराहना करने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि एक रोटी खाने के लिए भी। अवोर में साधक खाने को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। इसके बजाय वे आग ऊर्जा से अपने शरीर को पुनर्जीवित करते थे, जो किसी अन्य महाद्वीप के विपरीत वातावरण में प्रचुर मात्रा में थी। जब माइकल ओक टेबल की ओर जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़े तो लॉर्ड जूलियन और लेडी इंग्रिड ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। लॉर्ड जूलियन, लेडी इंग्रिड, माइकल और गया ने सिर हिलाया क्योंकि लॉर्ड जूलियन माइकल को ईव के साथ देखकर थोड़ा असहज लग रहे थे। लॉर्ड और लेडी का अभिवादन करने के बाद माइकल ने लॉर्ड जूलियन के बगल में सीट ली, जबकि ईव ने इंग्रिड और जेनिफर के बीच सीट ली। कोर वोल्डिगार्ड परिवार के अलावा 3 सोल रिफाइनर लंबी मेज के सबसे दूर बाईं ओर बैठे थे, लेकिन जाहिर है माइकल ने उन्हें एक दोस्ताना मुस्कान के साथ अभिवादन करने में विफल नहीं हुआ। मारियाना, लेडी इंग्रिड ने एक बार ताली बजाई, खरगोश जैसे कान और लोमड़ी की तरह पूंछ वाली सुनहरे बालों वाली लड़की को पुकारा। लड़की के चांदी के बाल चमकते झूमर और मोमबत्तियों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी के नीचे चमक रहे थे। लड़की को जैड की बोतल लेकर उसके पास आते देख माइकल ने उसे रोक दिया। मैं आपके पास जो भी फलों का जूस है ले लूंगी। हाँ मास्टर घोस्ट, लड़की ने विनम्रतापूर्वक कहा और फिर लंबी मेज के अंत में दरवाजे से रसोई में वापस भाग गई। इस बीच माइकल ने लकड़ी के चम्मच और कांटे का उपयोग करके शहद, चमकीले टकी पैर, सफ़ेद दही के साथ तैयार एक सब्जी का सलाद और मैश किया हुआ टैपियोका उठाया। इस दुनिया में खुद की सेवा करना अभी भी एक नई बात थी, इसलिए जब माइकल जैसे प्रमुख व्यक्ति ने नौकरानी की प्रतीक्षा किए बिना खुद की सेवा की तो कुछ लोगों की भौहें उठीं, जिनमें इंग्रिड की भी भौहें शामिल थीं। जब उसने खुद गया की सेवा की तो कुछ भौहें कई भौहों में बदल गईं। तो मिस जेनिफर, लॉर्ड हेनरिक्स कैसे हैं? माइकल ने जेनिफर से पूछा, जो अभी भी जो कुछ भी हुआ था उससे सदमे में थी। हालांकि इलाज ने उसके शरीर को ठीक कर दिया, लेकिन प्लेग ने दिमाग पर कुछ असर डाला। पिछली बार जब मैंने सुना था तो वह नामलोदर गया था, जेनिफर ने एक छोटी सी आवाज़ में जवाब दिया, जो उन्हें सुनने के लिए पर्याप्त ऊंची थी। ये बौने राज्य है, गया ने उसके कान में फुसफुसाया। दुर्भाग्य से लॉर्ड इन्फॉर्मेशन की किताब में केवल एलोन और ओजर के बारे में अफवाहें और जानकारी थी। इसलिए जब बात अवोर की आती है तो माइकल को राज्यों, पावरप्ले में कुलीन परिवारों या रुचि के स्थानों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बौने राजा हो, मुझे आश्चर्य है कि लॉर्ड हेनरिक्स का बौनों के साथ क्या मामला है? माइकल ने टकी के पूरी तरह से पके हुए मांस को काटते हुए पूछा। शायद सर्दियों से कुछ लेना देना है, लॉर्ड जूलियन ने अपने ईव और घोस्ट के बीच तनाव को कम करने के लिए कहा। अब जब माइकल ने लॉर्ड जूलियस की बात सुनी तो उसे याद आया कि अभी वे शरद ऋतु में हैं और सर्दी बस आने ही वाली है। वह पिशाचों को मारने और दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा करने में इतना व्यस्त था कि उसे मौसम के बदलाव का पता ही नहीं चला। आग ऊर्जा और खेती के बावजूद मौसमों का दुनिया पर अभी भी अपना प्रभाव था। उदाहरण के लिए सर्दियों के दौरान खेतों की खेती नहीं की जा सकती थी और इसके परिणामस्वरूप रेस्तरां के कारोबार में भारी गिरावट आई।
माइकल के लिए यह एक बड़ा झटका था जब उसने अवोर में एक और हैद शाखा खोलने के बारे में सोचा। आश्चर्यजनक रूप से दक्षिणी महाद्वीप को छोड़कर बाकी सभी जगह एक ही मौसमी चक्र साझा करते हैं। इस प्रकार अगर अवोर में सर्दी होती तो ओज़र और एलोन में भी होती। सर्दियों के लिए क्या योजना है, लॉर्ड जूलियन? माइकल ने लॉर्ड जूलियन से पूछा। गया ने लॉर्ड जूलियन से आंख मिलाने से परहेज किया क्योंकि वह अभी भी लॉर्ड जूलियन ने माइकल से जो कुछ भी पूछने की कोशिश की उससे उसे बहुत गुस्सा आया। उसके दृष्टिकोण से उन्होंने जो कुछ भी किया था उसके बाद लॉर्ड जूलियन में माइकल से ईव को छोड़ने के लिए कहने की हिम्मत थी। हालांकि माइकल को लॉर्ड जूलियन से कोई शिकायत नहीं थी। वास्तव में माइकल लॉर्ड जूलियन को समझता था और उसके साथ सहानुभूति रखता था। अगर लॉर्ड जूलियन उसके खिलाफ कोई बुराई करता और उसके प्रति कोई कृतज्ञता महसूस नहीं करता तो वह फ्यूजन स्टेज रीपर के आते ही भाग जाता। घोस्ट को पीछे छोड़ने के बजाय लॉर्ड जूलियन ने उससे लड़ने के लिए कदम बढ़ाया। माइकल उसके जैसे आदमी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं रख सकता था। घोस्ट के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर लॉर्ड जूलियन शांत हो गए। कुछ महीने पहले माइकल ने फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की होगी। हालांकि उस समय वह एक के बगल में बैठा था और जो माइकल से डरता था वह एक और फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर था। सहयोगियों से मिलना और अपने नुकसान को कम करना, लॉर्ड जूलियन ने आह भरी। ईमानदारी से कहें तो लॉर्ड जूलियन में जरा सी भी भूख नहीं थी। वह हमेशा ईव के बारे में ही सोचता रहता था और बिना फ्यूजन स्टेज रक्षकों के वह थेरा में कैसे जीवित रहेगा। लेडी इंग्रिड और अधिक इलाज के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अंततः उसने एक शब्द भी नहीं बोलने का फैसला किया। आखिरकार इलाज पूरी तरह से मास्टर घोस्ट का था और उन्हें यासेरियस के सभी नागरिकों के लिए इलाज के लिए उससे पूछने का कोई अधिकार नहीं था। यासेरियस की देखभाल करने से पहले उनकी पहली प्राथमिकता जीवित रहना होनी चाहिए। माइकल और गया ने भले ही रोड गॉड को खत्म कर दिया हो, लेकिन यासेरियस में अभी भी दो परिवार थे। दोनों में से एक सहयोगी था और दूसरा हाउस वोल्डीगार्ड के साथ तटस्थ रहा। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि वोल्डीगार्ड के पास कोई फ्यूजन स्टेज रक्षक नहीं है, गतिशीलता निश्चित रूप से बदल गई। मेज पर बैठे सभी लोगों के दिमाग में अपने अपने विचार चल रहे थे। फिर भी वे सभी नौकरों और सैनिकों की खातिर मुस्कुराते हुए चेहरे बनाने में कामयाब रहे। अगर उन्होंने कोई कमजोरी दिखाई तो बाकी लोगों का मनोबल निश्चित रूप से गिर जाएगा और यह उन्हें या तो हाउस वोल्डीगार्ड को छोड़कर किसी दूसरे में शामिल होने या बस उन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस बिंदु पर वे और अधिक लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मुझे आपको ये बताने का कोई अधिकार नहीं है कि आपको अपना घर कैसे चलाना है, लेकिन राजा की सुरक्षा प्राप्त करना एक बुरा विचार नहीं होगा, माइकल ने टकी के कोमल मांस को अपने मुंह में चबाते हुए कहा। ओह प्लीज मास्टर घोस्ट, आपने सचमुच हमें बचा लिया, इसलिए मैं आपको अपने मन की बात कहने का पूरा अधिकार देता हूं, लॉर्ड जूलियन ने जवाब दिया। जैसे ही जूलियन अपनी बात जारी रखने वाला था, रसोई में गई लड़की संतरे के जूस से भरी एक और कांच की बोतल लेकर लौटी। उसने माइकल और गया के गिलास में बहुत सावधानी से जूस डाला। धन्यवाद, इतना ही काफ़ी होगा, माइकल ने अपना हाथ उठाया और उसे रुकने के लिए कहा। लड़की ने अपने गले में फंसी गांठ को निगल लिया और कोने पर खड़ी जानवरों की नौकरानियों के समूह में शामिल हो गई। ईव, तुम ठीक हो? लेडी इंग्रिड की मात्र प्रवृत्ति जागृत हुई जब उसने अपना हाथ ईव के कंधे पर रखा। ईव जेनिफर जितनी बातूनी नहीं थी, लेकिन ये देखना कि ईव ने टेबल पर आने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला है, ईव जैसा बिल्कुल नहीं था। इंग्रिड ईव की आंखों में डर को दिन की तरह साफ देख सकती थी। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। इंग्रिड ने देखा कि ईव की बाईं आंख थोड़ी फड़क रही थी। इंग्रिड को यह स्पष्ट था कि ईव झूठ बोल रही थी, क्योंकि हर बार जब ईव झूठ बोलती थी तो उसकी बाईं आंख फड़कती थी। इंग्रिड ने लोगों से घिरी जगह में ईव से और सवाल न करने का फैसला किया। मास्टर घोस्ट, माइकल को आश्चर्य हुआ। जेनिफर ने माइकल को पुकारा। माइकल को और स्पष्ट रूप से देखने के लिए आगे झुकी। उसने अपनी नज़र जेनिफर की ओर घुमाई। इलाज, क्या कोई मौका है कि तुम मुझे इसे बनाना सिखाओगी? न केवल माइकल बल्कि मेज पर मौजूद हर कोई उसके सवाल से हैरान था। एक कीमियागर के रूप में उसे किसी दूसरे कीमियागर से नुस्खा साझा करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। सभी की निगाहें उस पर पड़ते देख जेनिफर ने अपना कंधा थोड़ा छोटा करने के लिए झुकाया। जेनिफर को जवाब देने से पहले माइकल ने संतरे के जूस का एक छोटा घूंट लिया और मुस्कुराया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करें, लेकिन आपका इरादा थेरा में सभी को इलाज देने का है ना? मुफ्त में? जेनिफर ने मैक्याहेल को तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ कहा और माइकल के सवाल का जवाब दिया। मैं अच्छा हूं, लेकिन संत नहीं हूं मिस जेनिफर। मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ ईव के लिए किया, माइकल ने शांति से कहा। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं दिखा। अगर जेनिफर ने गैब्रियल या किसी दूसरे कीमियागर से उनकी रेसिपी बताने के लिए कहा होता तो वे उसे बाहर निकाल देते।
हालांकि जेनिफर को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि हाल ही में उसकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिसने उसे एक भी सिक्का मांगे बिना मृत फसलों को पुनर्जीवित करना सिखाया। जेनिफर ने उस युवक से उसके स्पेस रिंग से कुछ लेने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। युवक ने उसे जो औषधि रेसिपी दी थी, अगर वह उसे बाजार में बेचता तो उसे लाखों मिलते। हर साल थेरा के किसान आधी फसल या कभी कभी पूरी फसल काली धुंध नामक बीमारी के कारण खो देते हैं। यहाँ तक कि डार्क एल्व्स, जो प्रकृति के स्वामी थे, अपनी फसलों को काली धुंध के कारण खोने से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। जैसा कि नाम से पता चलता है, काली धुंध एक गहरे, उदास धुंध के रूप में दिखाई देती थी, खासकर कटी हुई फसलों के ऊपर जो कटने के लिए तैयार थीं। भले ही किसान दूसरे महाद्वीपों के खेतों से काफ़ी अमीर थे, फिर भी वे किसान थे जो फसलों पर निर्भर थे। इसलिए आधी या पूरी फसल खोना उनके लिए विनाशकारी था। जेनिफर, कीमियागरों के लिए सबसे अच्छे शिक्षाविदों में से एक, अब्राक्सिया की शिष्या, काली धुंध का समाधान खोजना चाहती थी। वास्तव में उसने अपने प्रोफेसरों द्वारा इसके खिलाफ सलाह दिए जाने के बावजूद अपनी परियोजना के रूप में काली धुंध का समाधान खोजना चुना। यही कारण था कि जेनिफर नागालैंड गई, जहां उसकी मुलाकात उस युवक से हुई जिसने चमत्कारिक ढंग से उसे काली धुंध से छुटकारा पाने का तरीका दिखाया। हालांकि जेनिफर के मन में घोस्ट के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी, लेकिन वह युवक निस्संदेह घोस्ट से अधिक दयालु और दयालु था। अध्याय 603, एक अधीनस्थ की मृत्यु। एक अधीनस्थ की मृत्यु। मैं विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर किसी के लिए जीवन आसान नहीं था, माइकल ने एक और घूंट लिया और सहजता से कहा। हम में से कुछ को अपने रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा, मिस जेनिफर। इसलिए शीर्ष पर पहुंचने के बाद हमारे पास आपकी तरह दयालुता और करुणा नहीं होगी। हम बस उन भावनाओं को खो देते हैं और हर चीज़ पर कीमत लगाते हैं। आखिरकार हमने किसी भी तरह की दया या करुणा का अनुभव नहीं किया है, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि माइकल ने एक लंबा घूंट लिया और खाली कप को फिर से मेज पर रख दिया। मैं भी कोई राक्षस नहीं हूं। मैंने पहले ही एक्वा पैलेस के साथ एक सौदा कर लिया है। मुझे अगले सप्ताह से उनके माध्यम से इलाज वितरित करना है, माइकल ने कहा। अगले सप्ताह? जेनिफर ने अपनी भौहें सिकुड़ी लेकिन कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया। दावत खत्म होने पर नौकरों ने उन्हें प्रणाम करके ग्रैंड हॉल छोड़ दिया। वो वोल्डिगार्ड परिवार के लिए काम करने के लिए भाग्यशाली थे, अन्यथा उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के लिए अतिरिक्त इलाज नहीं मिल पाता। सभी के ग्रैंड हॉल से चले जाने के बाद माइकल सीधे अपने कमरे में गया और चुपचाप इलाज तैयार करने लगा। दूसरी ओर गया और नाइटमेयर अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठे थे। आखिरकार उन्हें वातावरण में मोटी मेहराब ऊर्जा का लाभ उठाना था। माइकल ने अपनी मेज को खुली खिड़की के सामने रख दिया। वह शाम के आसमान को इलाज तैयार करते हुए देखता रहा। कुछ घंटे पूरी तरह से चुप्पी में बीत गए जब माइकल ने इलाज के लगभग 3 बड़े बक्से तैयार कर लिए। चूंकि एक रीपर के उसे मारने के लिए आने की संभावना थी, इसलिए माइकल सतर्क रहा। फिर से औषधि तैयार करने से पहले माइकल ने टूटी हुई एपीडी को हटा दिया और जल्दी से इसे ठीक कर दिया। पिशाच ने छाया क्षेत्र में रहते हुए एपीडी को 1 नंबर दिया। अगर उसने अभी एपीडी की मरम्मत नहीं की होती तो बाद में समस्याएं पैदा हो सकती थीं। इस प्रकार माइकल ने मोमबत्तियों की रोशनी में इसे ठीक किया। हालांकि उनके पास झूमर थे, माइकल को अंधेरे में मजा आया। उनका अगला लक्ष्य 500 लोगों को ठीक करने के लिए पर्याप्त औषधि बनाना था। ये वास्तव में एक छोटी संख्या थी, लेकिन इससे अधिक बनाने में समय लगेगा। सौभाग्य से माइकल के पास 1 सप्ताह तक कुछ भी करने को नहीं था। कम से कम यही तो उसने सोचा था जब तक कि सिस्टम की सूचनाओं से उसकी दृष्टि पूरी तरह से लाल नहीं हो गई। चेतावनी, अधीनस्थ हाइनबर्ग मर चुका है। मेजबान ने 50,000 बदमाश अंक खो दिए हैं। माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली जब उसकी दृष्टि उसकी आंखों के सामने धड़कते हुए लाल चेतावनी बॉक्सों से अवरुद्ध हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। सिस्टम ने न केवल 50,000 बदमाश अंक कम किए बल्कि उसे बहुत तेज सिरदर्द भी दिया, जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया हो। लेकिन न तो सिरदर्द और न ही बदमाश अंकों ने माइकल को परेशान किया, बल्कि यह अधिसूचना थी। क्या बकवास है। माइकल ने मैक्सिन से संपर्क करने की कोशिश करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मेरे प्रभु, एच कहाँ है? माइकल ने रात के आसमान के नीचे उदास शहर को देखते हुए पूछा। वह जनरल क्विंस के साथ शांति वार्ता में गया था। टिबेरियस उनके साथ गया था। क्या कुछ गड़बड़ है मेरे प्रभु? मैक्सिन की आवाज़ गंभीर हो गई। कहाँ? मैक्सिन को सीधा जवाब देने के बजाय माइकल ने पूछा कि वे शांति वार्ता आयोजित करने के लिए कहाँ गए थे। अगर कुछ भी हो तो सिस्टम गलत नहीं हो सकता है, और अगर यह कहता है कि हेनबर्ग की मृत्यु हो गई है तो ये सच होना चाहिए। सवाल ये था कि हेनबर्ग को कैसे और किसने मारा, लेकिन मैक्सिन की बात सुनने के बाद माइकल अपने सवाल का जवाब दे सकता था। फुफकारते जंगल में परित्यक्त महल में
माइकल ने पिकैक्सिस के साथ आर्क एनर्जी क्रिस्टल की कटाई करने वाले मरे हुए लोगों द्वारा उत्पन्न लयबद्ध क्लिकिंग ध्वनियों को अनदेखा कर दिया। तुम कहाँ हो? माइकल ने मैक्सिन से पूछा, जबकि गया की आंखें फड़क रही थीं। स्टॉर्मविले पर्वत में, मेरे प्रभु। मैं 1 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। माइकल ने बिना कुछ और कहे कनेक्शन काट दिया। इसके बाद माइकल ने जल्दी से खिड़कियों के साथ साथ पर्दे भी बंद कर दिए। कमरे से सारी रोशनी चली गई और अंधेरे ने कमरे को जकड़ लिया। अपने हाथ की एक सरल लहर से माइकल ने मोमबत्तियों और झूमरों से प्रकाश को बुझा दिया। जब कमरे में अंधेरा छा गया तो माइकल की आंखें माणिक की तरह चमक उठीं। यहाँ रुको, माइकल ने कमरे से गायब होने से 1 सेकंड पहले गया से कहा। मैक्सिन ने अपने हाथ से कुदाल गिरा दी। डार्क लॉर्ड की आवाज़ में गंभीरता के कारण असहज महसूस करते हुए मैक्सिन ने अपनी कलाई को झटका। अगले ही सेकंड में उसके हाथ में एक खोपड़ी का मुखौटा और काले वस्त्र प्रकट हुए। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया और धूल भरे भूरे रंग के ट्यूनिक्स के ऊपर काले वस्त्र पहन लिए। ठंडी हवा उसके पीछे से गुजरी और मैक्सिन को एक भयानक लेकिन परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। मैक्सिन को ये बताने के लिए पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी कि उसके पीछे खड़ा आदमी डार्क लॉर्ड था। लेकिन असामान्य रूप से चमकते नीले क्रिस्टल टिमटिमाने लगे और अंधेरी गुफाएं और भी अंधेरी हो गईं। हवा में एक ठंडक भी थी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने पहले कभी डार्क लॉर्ड की ऐसी मौजूदगी महसूस नहीं की थी। डार्क लॉर्ड के हेनबर्ग और वह कहाँ गया, इस बारे में सवालों के साथ मैक्सिन के पेट में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अब समय नहीं है कि मैं विनम्रता से बात करूं। अब मुझे हेनबर्ग के पास ले चलो, माइकल ने कहा। इससे पहले कि मैक्सिन जवाब दे पाती, माइकल ने मैक्सिन को कंधे से पकड़ लिया और बिजली की तरह तेज गति से दौड़ा। माइकल सिर्फ इतना चाहता था कि मैक्सिन उसे रास्ता दिखाए। उसे किसी बैकअप की ज़रूरत नहीं थी, खासकर तब जब कुछ ही पल पहले उसके किसी अधीनस्थ की मौत हो गई थी। ये पहली बार था जब माइकल ने किसी अधीनस्थ को खोया था। हालांकि वह शांत रहा, लेकिन माइकल हेनबर्ग को मारने वाले को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हर एक अधीनस्थ को अपने प्रति वफादार बनाने में बहुत मेहनत लगी। पिछली बार जब माइकल ने जांच की तो हेनबर्ग माइकल के प्रति पूरी तरह से वफादार बनने की राह पर था। हर एक अधीनस्थ फसल की क्रीम थी जिसे माइकल और गया ने खुद चुना था। इसलिए उनमें से एक को खोना माइकल को वास्तव में चुभ गया। ये देखते हुए कि माइकल ने खुद को सीमा तक धकेल दिया, उसकी गति इतनी थी कि सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे अजाजल को निगरानी कक्ष से दूर नहीं ले जाना चाहिए था। माइकल ने खुद को इस तरह की शौकिया गलती करने के लिए दोषी ठहराया। हालांकि उसके सभी अधीनस्थों के पास स्पाइडर थे जो गर्दन के कैमरे के रूप में काम करते थे, लेकिन वे अजाजल की निगरानी के बिना बेकार थे और माइकल को सूचित करते थे कि कुछ गलत हुआ है। चूंकि माइकल अजाजल को अपने साथ अवोर ले गया था, इसलिए फीड देखने वाला कोई नहीं था। अगर वे खेती करने के लिए एकांत में नहीं जाते तो वह वेदोरा को काम पर रख लेता। एकांत में जाने का इतना बुरा समय। फिर भी माइकल के पास भविष्य को देखने का कोई तरीका नहीं था। वह जानता था कि वह किसी भी तरह से हेनबर्ग की मौत की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। ध्वनि की गति के करीब की गति से 30 मिनट तक उड़ने के बाद मैक्सिन ने उसे रोक दिया। उसने एक घिसे पिटे महल के टॉवर की ओर इशारा किया जो घने छत से बाहर निकला हुआ था। माइकल की आंखों ने जल्दी से खुद को अंधेरे में ढाल लिया। महल के करीब उड़ते हुए उसने ये देखने के लिए अपनी थर्मल दृष्टि को सक्रिय किया कि क्या महल के अंदर कोई जीवन के संकेत हैं। खंडहर हो चुके टॉवर के चारों ओर कुंडलित नसों और जड़ों के अलावा महल में कुछ भी नहीं था। सिस्टम, मैक्सिन को स्टॉर्मविले पर्वत पर वापस टेलीपोर्ट करें। रूनिक टेलीपोर्टेशन ने तुरंत मैक्सिन को स्टॉर्मविले पर्वत पर वापस टेलीपोर्ट कर दिया। इसके बाद माइकल धीरे धीरे टूटे हुए महल की ओर उड़ गया। माइकल को केवल टॉवर दिखाई दे रहा था, बाकी पूरी तरह से छतरी से ढका हुआ था। वह उस छेद से महल में दाखिल हुआ जहां एक बड़ी घंटी हुआ करती थी। अजाजेल, माइकल ने सिंहासन कक्ष की ओर उतरते समय अजाजेल से संपर्क किया। मेरे प्रभु, अजाजेल ने उत्तर दिया। अंधेरे जंगल में वापस जाओ और मुझे बताओ कि टिबेरियस कहाँ है। जैसा आप चाहें मेरे प्रभु। एक बार भव्य सिंहासन कक्ष में उतरने पर माइकल ने पूरे हॉल में बड़ी जड़ों और नसों को अस्त व्यस्त रूप से चलते देखा। हालांकि केंद्र में एक पत्थर की मेज थी जिसे प्रकृति ने बचा लिया था। अपने हाथ की एक लहर के साथ माइकल ने कीमिया की लपटों को जगाया, जेड प्रकाश के साथ अंधेरे को परास्त किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, चौकोर पत्थर की मेज के करीब जेड प्रकाश के नीचे ताज़ा खून चमक रहा था। माइकल ने पत्थर की मेज के दूसरी तरफ खून के पोखर को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। वह खून के पास बैठ गया और उसे अपने हाथ से छू लिया। अभी भी गर्म है। माइकल ने खून से हल्की गर्मी महसूस की। हालांकि वह आशावादी नहीं हो सका। जमीन ने अधिकांश खून को सोख लिया था, लेकिन फिर भी पोखर में कम से कम 3 लीटर खून था। इतना खून खोने के बाद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। माइकल के मन में सवाल था कि क्या खून टिबेरियस का था या हाइनबर्ग का।
माइकल तब तक दृश्य की जांच करने के लिए खड़ा हुआ जब तक कि अजाजल ने उससे फिर से संपर्क नहीं किया। मेज के चारों ओर तैरते हुए माइकल पदचिह्नों की गहराई के अनुसार माइकल बता सकता था कि वे कौन थे। उन सभी ने भारी कवच पहन रखा था। क्विंस, क्या तुम यहाँ थे? माइकल ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए खुद से पूछा। वे बेवकूफ़ यहाँ अकेले क्यों आए? माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। जाहिर है, शांति वार्ता सिर्फ हेनबर्ग और टिबेरियस को मारने का दिखावा थी। अगर जनरल क्विंस ने हेनबर्ग को मार दिया होता तो वह नहीं चाहता था कि कोई भी हेनबर्ग के शरीर को खोजे। इसके अलावा वह टिबेरियस को भी ले गया होगा क्योंकि कोई भी पदचिह्न टूटी हुई खिड़कियों या ढही हुई दीवारों की ओर नहीं ले जा रहा था। टिबेरियस और उसके कौशल को जानते हुए क्विंस के आदमियों के लिए बिना किसी लड़ाई के टिबेरियस को जिंदा ले जाना चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने उन पर घात कैसे लगाया? माइकल ने खून के पोखर में पदचिह्नों के कोई निशान नहीं देखे। इसलिए माइकल ने ऊपर की ओर देखा और छत की ओर उड़ गया। उसे आश्चर्य हुआ जब माइकल ने टेबल के ठीक ऊपर छत पर पंजे के निशान देखे। उसने गहराई से देखा कि क्या वह और कांव के निशान देख सकता है, लेकिन उसे केवल 4 ही मिले। प्रत्येक पंजे के निशान के बीच पैटर्न और दूरी ने माइकल को बताया कि तीखे पंजे पहने एक व्यक्ति छत से छिपकली की तरह चिपका हुआ था। माइकल ने नीचे देखा। जब समय आया तो वह जमीन पर गिर गया और शायद उसने हेनबर्ग का गला काट दिया। घटनाओं के अचानक मोड़ ने टिबेरियस को चौंका दिया होगा, माइकल ने निष्कर्ष निकाला। टिबेरियस कैसे नीचे गिरा ये जानने के लिए उसे और सबूतों की जरूरत थी, लेकिन सौभाग्य से उसकी जांच तब समाप्त हुई जब अजाजेल ने ईयरपीस के जरिए उससे संपर्क किया। मेरे प्रभु, मैंने लॉर्ड टिबेरियस को ढूंढ लिया। हम बात करते समय उसे एक अंधेरे कमरे में किसी ने प्रताड़ित किया है। अध्याय 604 स्थिति को बदलना। इस बीच मशालों से मंद रोशनी वाले एक अंधेरे कमरे में टिबेरियस छत से लटका हुआ था और उसके हाथ और पैर धातु की जंजीरों से बंधे हुए थे। उसका पूरा शरीर कट और चोटों से भरा हुआ था। हाइनबर्ग का शरीर टिबेरियस के बगल में जमीन पर पड़ा था। उसका गला एक छोर से दूसरे छोर तक कटा हुआ था। जिसने भी उसे मारा उसने सुनिश्चित किया कि हाइनबर्ग को ठीक होने का कोई मौका न मिले। घाव इतना गहरा था कि वे उसका सिर लगभग काटकर अलग कर देते। ... टिबेरियस के गुर्राने और उसके मुंह में खून थूकने के बाद 3 आकृतियां अंधेरे से बाहर निकलीं। वह आदमी जो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ आगे चला वह जनरल क्विंस था। कवच में आंतरिक चमड़े की पट्टियों से बंधी चौड़ी लौह पट्टियां शामिल थीं। पट्टियों को शरीर पर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया गया था, जो नीचे की ओर ओवरलैप हो रही थीं। उन्होंने धड़ को 2 हिस्सों में घेर लिया, जो सामने और पीछे पीतल के हुक के माध्यम से जुड़े हुए थे, जो चमड़े के फीतों से जुड़े हुए थे। टिबेरियस ने गहरे नीले पंखों के साथ सुनहरे स्पार्टन हेलमेट को सौंपने से पहले क्विंस को मुस्कुराते हुए देखा। उसके सुनहरे बाल थे जो धरती पर सीजर कट की तरह स्टाइल किए गए थे। क्विंस के पीछे 2 सैनिक लगभग 7 फीट लंबे थे, सिर से पैर तक भारी कवच पहने हुए थे। क्या आप समुद्री डाकू कप्तान के बारे में बात कर रहे हैं जो जादू का इस्तेमाल कर सकता है, या उस काले वाले के बारे में जो छाया से माविन और गिसेल की सीनेट को नियंत्रित करता है? दोनों एक जैसे हैं, मूर्ख, टिबेरियस ने हंसते हुए कहा। उसने क्विंस या खंजर से डरने का एक भी संकेत नहीं दिखाया, चाहे क्विंस ने उसे कितनी बार काटा हो। टिबेरियस की बात सुनकर क्विंस हैरान नहीं हुआ। वास्तव में क्विंस जानता था कि काला वाला और समुद्री डाकू कप्तान जो जादू का इस्तेमाल कर सकता था एक ही थे। जब काले ने समुद्री डाकू लॉर्ड वेंस को मार डाला तो काले वाले के बारे में खबर पूरे महाद्वीप में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस बिंदु पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो काले वाले के बारे में नहीं जानता था। यहाँ तक कि दक्षिणी महाद्वीप के 3 राजाओं ने भी काले वाले से लड़ने के लिए एक गुप्त गठबंधन बनाया था, ताकि अगर वह उन पर आक्रमण करने की कोशिश करे तो वे उससे लड़ सकें। गठबंधन ने किंगडम मिरल की ओर अपनी बाहें फैला दीं। उनका मानना था कि मिरल शायद आखिरी सीनेट शासित राज्य हो सकता है जो ब्लैक वन के नियंत्रण में नहीं था। आमतौर पर तीनों राजा सीनेट शासित राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि ब्लैक वन द्वारा समुद्री डाकुओं को अपने कब्जे में लेने के बाद उन्होंने सेना में शामिल होने के लिए अपने मतभेदों को अलग रखा। उनका मानना था कि उनके राज्य ब्लैक वन द्वारा आक्रमण किए जाने से बहुत दूर नहीं थे। इसलिए मिरल ने ब्लैक वन को छाया से बाहर निकालने के लिए प्रीरित पर युद्ध की घोषणा की। सीधे शब्दों में कहें तो दक्षिणी महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राज्यों ने ब्लैक वन से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। शांति वार्ता ब्लैक वन के अधीनस्थों को खत्म करने के लिए एक दिखावा मात्र थी, ताकि गठबंधन ब्लैक वन के बारे में अधिक जान सके। उसे मारना एक बुरा कदम था। टिबेरियस ने क्विंस के टिबेरियस के करीब जाने पर फिर से कहा। ऐसा क्यों था? क्विंस ने पूछा। वह उसे मुझसे ज्यादा जानता है। वह तुम्हें उसके बारे में और भी बताता। आहे, टिबेरियस ने गुर्राते हुए कहा, जब क्विंस ने धीरे धीरे टिबेरियस की पसलियों पर खंजर चलाया। जनरल क्विंस को दर्द पहुंचाने में मजा आता था। लोगों को तड़पते और दर्द में रोते देखकर उसे ऐसा आनंद मिलता था जो रात में सबसे खूबसूरत महिलाएं भी नहीं पा सकती थीं।
सच कहूं तो जनरल क्विंस मिरल के प्रति उतना देशभक्त नहीं था जितना हर कोई सोचता था। उसे बस युद्ध के कारण लोगों पर पड़ने वाले दर्द और पीड़ा का आनंद आता था। तुम में से कितने लोग इस काले आदमी के लिए काम कर रहे हैं? क्विंस ने शांति से पूछा और धीरे धीरे खंजर से खून चाटा। 6 या 7, टिबेरियस ने दर्द से लड़ने के लिए अपने दांत पीसते हुए कहा। नाम? क्विंस ने पूछा। हम नाम नहीं, सिर्फ नंबर इस्तेमाल करते हैं, टिबेरियस ने नाम बताने के बजाय झूठ बोला। वह तब तक समय खरीदना चाहता था जब तक कि डार्क लॉर्ड या डार्क क्वींस उसे न पालें। क्विंस और उसके आदमियों ने उसे जंजीरों में लटकाने से पहले उसकी शर्ट और पेंडेंट को फाड़ दिया और उन्हें कमरे के अंधेरे कोने में फेंक दिया। तभी टिबेरियस ने पेंडेंट को 2 बार चमकते हुए देखा। उसे याद आया कि मैक्सिन ने टिबेरियस को चांदी का पेंडेंट दिया था और उससे कहा था कि यह किसी दिन उसकी जान बचा सकता है। टिबेरियस का मानना था कि वह दिन आज हो सकता है। जब तक कोई उसके बचाव में नहीं आता, टिबेरियस क्विंस को रोकना चाहता है। हालांकि टिबेरियस को कुछ ऐसा लगा कि क्विंस उससे जानकारी निकालने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता। इसके बजाय क्विंस ने टिबेरियस को प्रताड़ित करने पर ध्यान केंद्रित किया। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैक्सिन, कोरी, गिब्सन, शॉर्टी और सेनेटर कयस, क्विंस ने टिबेरियस को आश्चर्यचकित किया। आपके नियोक्ता को समुद्री डाकुओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लड़कियां और एक मग शराब, उन गंदे समुद्री डाकुओं ने काले वाले के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे सब कुछ गाना शुरू कर दिया, क्विंस ने समुद्री डाकुओं का मजाक उड़ाते हुए कहा। सब कुछ नहीं, टिबेरियस ने हंसते हुए कहा। उसे काला वाला नहीं कहा जाता, वह ऐसे ही कपड़े पहनता है। जब वह बात कर रहा था, टिबेरियस ने एक बार फिर क्विंस के पीछे एक चमक देखी। चमक देखकर टिबेरियस ने राहत की सांस ली। 2 बख्तरबंद गार्ड और क्विंस घातक योद्धा हो सकते हैं, लेकिन वे डार्क लॉर्ड और डार्क क्वीन के सामने कुछ भी नहीं थे। उनमें से कोई भी क्विंस और उसके गार्ड को एक ही जादू से मार सकता था। टिबेरियस ने अपनी आंखें घुमाना शुरू कर दिया जैसे कि वह उस हत्यारे को खोज रहा हो जो परित्यक्त महल में उन पर कूद पड़ा था। टिबेरियस और हैनिबर उच्च प्रशिक्षित योद्धा होने के बावजूद हत्यारे ने हेनबर्ग का गला काट दिया और पलक झपकते ही टिबेरियस को मार गिराया। तो आप उसे क्या कहते हैं? क्विंस ने टिबेरियस के जवाबों से कुछ हद तक खुश होते हुए पूछा। डार्क लॉर्ड, टिबेरियस ने गुर्राहट के साथ कहा और क्विंस के फिर से उसे काटने का इंतजार किया। हालांकि क्विंस ने मुड़कर कमरे से बाहर निकलकर टिबेरियस को चौंका दिया। क्विंस के कमरे से बाहर निकलने के बाद दोनों भारी बख्तरबंद सैनिकों ने टिबेरियस को घूर कर देखा। ग्रर, HRRGGHH। दोनों सैनिकों ने माइकल पर ऐसे गुर्राहट की जैसे वे किसी तरह के जानवर हों। टिबेरियस ने उनके हेलमेट के 2 छेदों से धुएं का एक गुबार भी निकलते देखा। दोनों को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते देख टिबेरियस ने जंजीरें खींच लीं। यह आपके लिए डार्क लॉर्ड को दिखाने का एक अच्छा समय है। टिबेरियस जंजीरों को खींचता रहा क्योंकि 2 राक्षसी सैनिक उसके पास आए। जैसे ही वे टिबेरियस के सिर को पकड़ने वाले थे, मशालें टिमटिमाने लगीं। सैनिकों ने मशालों की टिमटिमाहट के आसपास देखने के लिए अपने कदम रोक दिए। अचानक मशालों से निकलने वाली मंद रोशनी पूरी तरह से बुझ गई। नतीजतन कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। ग्रर, कुछ क्षण बाद सैनिक ने ये देखने के लिए माचिस की तीली जलाई कि उनके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई, टिबेरियस ने देखा कि डार्क लॉर्ड 2 सैनिकों के पीछे खड़ा है। ग्रर, कमरे में एक बार फिर अंधेरा हो जाने के कारण माचिस की तीली की लौ जल्दी ही बुझ गई। पुलच, पुलच। टिबेरियस कुछ भी नहीं देख सकता था, लेकिन उसने दबी हुई जमीन की आवाज़ सुनी, जिसके बाद भारी धमाकों की आवाज़ आई, जैसे कि कोई भारी चीज़ जमीन पर गिरी हो। उसके बाद टिबेरियस ने एक भी आवाज़ नहीं सुनी। उसने अंधेरे में अपनी जंजीरें खींच लीं। कुछ पल बाद मशालें धीरे धीरे फिर से जलने लगीं, जिससे कमरे में मंद नारंगी रोशनी फैल गई। जैसी कि उम्मीद थी, टिबेरियस ने डार्क लॉर्ड को 2 शवों के बीच अपने सामने खड़ा देखा। 2 राक्षसी सैनिकों के पैर अभी भी हिल रहे थे, फिर भी उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि टिबेरियस ने उनके कंधों पर कोई सिर नहीं देखा। हेनबर्ग, टिबेरियस को काटने से पहले माइकल ने अपनी नज़र हेनबर्ग के शरीर पर घुमाई। जब माइकल पहली बार हेनबर्ग को अपना अधीनस्थ बनाना चाहता था, तो सिस्टम ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। सिस्टम ने कहा कि माइकल किसी को अपना अधीनस्थ बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। फिर भी माइकल ने डर का इस्तेमाल करके हेनबर्ग को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया। हैनिबर की वफादारी को इस हद तक बढ़ाने में माइकल को लगभग 4 महीने लग गए कि सिस्टम ने उसे अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन हैनिबर के लिए किए गए सभी प्रयास और भविष्य की योजनाएं बेकार हो गईं। माइकल हेनबर्ग के बगल में बैठ गया। हेनबर्ग का चेहरा देखने के लिए जैड की लपटों का एक गोला बना रहा था। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और उनमें सदमे का भाव था। शांति से आराम करो। माइकल ने अपने गले पर लंबे घाव को देखने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। एक वफादार अधीनस्थ के विपरीत वह एक झटके में 50,000 बदमाश अंक अर्जित कर सकता था।
इसलिए जिसने भी हेनबर्ग को मारा उसने बस अपने मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए। हेनबर्ग के शरीर को देखते हुए वह केवल आह भर सकता था। यहाँ तक कि सिस्टम में भी मृत्यु को उसके वर्तमान स्तर पर वापस लाने की शक्ति नहीं थी। डार्क लॉर्ड माइकल के खड़े होते ही टिबेरियस ने फिर से जंजीरें खींचीं। अपनी कलाई के एक ही झटके से माइकल ने चेन को काटने के लिए हवा का एक ब्लेड भेजा। टिबेरियस जमीन पर गिर गया और दर्द से कराह उठा। टिबेरियस के शरीर पर घाव और घाव देखकर माइकल ने फिर उसकी ओर एक उपचार औषधि फेंकी। वह बता सकता था कि जनरल क्विंस ने टिबेरियस को सुअर की तरह चीरने में बहुत समय लगाया। इसलिए माइकल को आश्चर्य हुआ कि क्विंस को टिबेरियस के स्थान पर बदलाव के लिए कैसा महसूस होगा। उसका शरीर ले लो और मेरे पीछे आओ, माइकल ने टिबेरियस को आदेश दिया, जिसने जल्दी से उपचार औषधि अपने मुंह में खाली कर दी। उपचार औषधि ने टिबेरियस के शरीर में सभी घाव बंद कर दिए। टिबेरियस ने तुरंत तरोताजा और पुनर्जीवित महसूस किया। इसलिए वह धीरे से खड़ा हुआ और हाइनबर्ग के शरीर की ओर चल पड़ा। माइकल दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था कि उसने अपने कदम रोक दिए। फिर उसने मुड़कर देखा कि टिबेरियस उसके पीछे पीछे आ रहा है, हाइनबर्ग के शरीर को अपनी बाहों में उठाए हुए। क्या ये जनरल क्विंस था? माइकल ने अपनी राक्षसी आवाज़ में पूछा, जो सामान्य से ज्यादा ठंडी लग रही थी। उसने मुझे प्रताड़ित किया, लेकिन उसने हाइनबर्ग को नहीं मारा। यह कोई और था। इस बिंदु पर माइकल ने टिबेरियस के नेकलेस स्पाइडर द्वारा रिकॉर्ड किए गए फीड को एक्सेस किया और सब कुछ देखा। टिबेरियस को मारने वाले हत्यारे के पास अमानवीय गति थी। वह या तो माइकल के कौशल से मेल खाने के लिए एक उच्च प्रशिक्षित हत्यारा था या किसी तरह से उन्नत था। अन्यथा वह पलक झपकते ही हाइनबर्ग को नहीं मार सकता था और टिबेरियस को बेहोश नहीं कर सकता था। वह बस बहुत तेज था। मेरे लिए प्रतीक्षा करें, माइकल ने सिस्टम को टिबेरियस को अंधेरे जंगल में टेलीपोर्ट करने से पहले कहा। इसके बाद माइकल ने ये देखने के लिए दरवाजा खोला कि वे कहाँ थे। अगर उसे थोड़ी भी किस्मत मिली तो वह जनरल क्विंस से मिल सकता था, लेकिन ये संदिग्ध था क्योंकि माइकल को लगा कि उसके आसपास कोई नहीं है। अध्याय 605 भूत डार्क लॉर्ड आए हैं। कुछ घंटे पहले मट्राड, जिससे तनुलिया की मुलाकात पीटन के अंतिम संस्कार में हुई थी, किंगडम माइरिन की सीमा में एक भव्य मनो के सामने के लॉन पर उतरा। मनो 10 एकड़ घास के मैदान और अंगूर के बाग पर बनी एक एकल संपत्ति थी। जहां तक देखा जा सकता था उस क्षेत्र में कोई नहीं था। हाउस हेलरिड में मुट्राड की स्थिति के बावजूद वह बिना किसी गार्ड के अकेले ही मनो में पहुंच गया। अभिभावकों ने मुट्राड को संचालन के आधार के रूप में मनो की पेशकश की, जहां हेलरिड डार्क लॉर्ड को खोजने का कार्य करेगा। बाहर से मनो भव्य दिखता था। इसे ग्रे पत्थरों से बनाया गया था और महोगनी लकड़ी की सजावट थी। लंबी गोल खिड़कियां बहुत रोशनी देती थीं और घर को बहुत ही असममित तरीके से जोड़ती थीं। इमारत खुद चौकोर आकार की थी, जिसका आधा हिस्सा कपड़े के सनस्क्रीन से घिरा हुआ था। दूसरी मंजिल पहली मंजिल जितनी ही बड़ी थी, लेकिन इसका एक हिस्सा नीचे की मंजिल के किनारे पर लटका हुआ था, जिससे एक तरफ ओवरहैंग और दूसरी तरफ बालकनी बन गई थी। इस मंजिल की शैली लगभग नीचे की मंजिल जैसी ही थी। छत ऊंची, गोल और लकड़ी की पट्टियों से ढकी हुई थी। घर के किनारे 2 छोटी चिमनियां लगी हुई थीं। कुछ बड़ी खिड़कियां छत के नीचे के कमरों में पर्याप्त रोशनी आने देती थीं। मुत्रद आखिरकार मामूली सामने के लॉन पर उतरा, जो ज्यादातर घास, कुछ फूलों के पैच और एक छोटे से तालाब से ढका हुआ था। उसने बादलों से भरे आसमान और अपने ऊपर बरसते बर्फ के टुकड़ों को देखा। उसने सामने के दरवाजे की ओर जाने से पहले अपने गहरे भूरे रंग के लबादे और आसमानी नीले बालों से बर्फ के टुकड़ों को झाड़ा। जब मुत्रद ने दरवाज़ा खोला तो हॉल में जाने वाले एक अकेले रास्ते को छोड़कर कोई भी उसका स्वागत करने के लिए वहां नहीं था। मुत्रद ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और हॉल में चला गया, जहां मुत्रद ने 3 सफ़ेद लबादे पहने युवाओं को उसका इंतजार करते देखा। ऊपर लगे झूमर से चमकीली सफ़ेद रोशनी खाली हॉल और व्हाइट बोर्ड को रोशन कर रही थी। युवा लोग मुत्रद का अभिवादन करने के लिए सोफे से उठ खड़े हुए। भगवान मुत्रद, लॉर्ड मुत्रद, लॉर्ड मुत्रद। उन तीनों ने मुत्रद का अभिवादन किया, लेकिन मुत्रद ने मित्रता के कोई संकेत दिखाए बिना सिर्फ सिर हिलाया। अपने हुड हटाओ और अपना परिचय दो, मुत्रद ने कहा। फिर वह मुड़ा और हाथ हिलाया, क्योंकि तीनों को परिचित एक व्हाइट बोर्ड उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उन्हें व्हाइट बोर्ड पर लिखी सामग्री देखने में कुछ समय लगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने हुड हटा दिए और अपने चेहरे दिखाने लगे। तीनों में से एक सुनहरे बालों वाली युवती थी और अन्य 2 युवा पुरुष थे। मुझे बताया गया कि ऑपरेशन न्यू डॉन में 4 लोग हैं। युवा आश्चर्यचकित थे कि मुत्रद को पीटन के नेतृत्व वाले एक गुप्त ऑपरेशन के बारे में पता था। लेकिन फिर से उन्हें बताया गया कि मुत्रद गार्डियन से डार्क लॉर्ड को खोजने का काम संभालेंगे, उनकी शानदार विफलता के बाद, जिसकी वजह से गार्डियन को अपने शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक और एलोन में मुख्यालय खोना पड़ा। इसके अलावा गार्जियन अभी भी पिशाचों के साथ गार्जियन के संबंधों को उजागर करके डार्क लॉर्ड द्वारा बनाए गए तूफान से बचने की कोशिश कर रहे थे। कई कुलीन परिवारों के साथ साथ शाही परिवारों ने भी अपना असंतोष व्यक्त किया।
आम लोगों ने पिशाचों के बारे में दुनिया को न बताने के लिए गार्जियन को दोषी ठहराया। ऐसा नहीं है कि कोई भी पिशाचों को रोक सकता था, लेकिन वे सभी अंधे पक्ष बनना पसंद नहीं करते थे। इन कारणों से गार्जियन गिल्ड के उच्च अधिकारियों ने डार्क लॉर्ड को हाउस हेलिड को सौंपने का फैसला किया, न कि गार्जियन के पास इस मामले में कोई विकल्प था। जब तक वे सी फोल्क्स के साथ पूर्ण युद्ध नहीं चाहते थे, उन्हें मामला मुत्रद को सौंपना पड़ा। चलो, मुत्रद ने कागज की कतरनों और व्हाइट बोर्ड पर चित्रों को देखते हुए कहा। उसने पीछे मुड़ने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि जहां तक मुत्रद का सवाल था, गार्जियन आलसी भ्रष्ट मूर्ख थे जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकते थे। मुझे अपना नाम, साधना स्तर और पाइटन द्वारा आपको दिया गया लक्ष्य बताओ। मुट्राड हाथ जोड़कर खड़ा था। मैं कैसेंड्रा पेरिटो हूँ। मैं हाल ही में कोर फॉर्मेशन स्तर 6 पर पहुंची हूँ और मेरे लक्ष्य माको और फिलिपो थे। दोनों ही दुष्ट साधक हैं, गोरी ने कहा। गोरी महिला के पीछे पीछे लाल बालों वाला युवक मुत्रद से अपना परिचय देने लगा। मैं टॉमस बेल हूँ, कोर फॉर्मेशन लेवल 9। मेरे लक्ष्य के रूप में हडसन, लुकास और कैलिप्सो हैं। हडसन गोल्डन वैली का शिष्य है, लुकास और कैलिप्सो दुष्ट साधक हैं। मुत्रद ने अपनी ठुड्डी रगड़ी जब आखिरी साधक आगे बढ़ा। नाम है लाडो सिचिनावा, कोर फॉर्मेशन लेवल 8। दुष्ट साधक व्लादिमीर और पेट्रो मेरे लक्ष्य थे। तीनों ने अपना परिचय देने के बाद मुत्रद ने पलटकर देखा। एक पल के लिए मुत्रद ने उन तीनों को उत्सुकता से देखा। क्या आप में से कोई जानता है कि कॉनस कहाँ है? मुत्रद ने पूछा, हालांकि उसे अपने सवाल का जवाब पता था। कोई जवाब नहीं। मुत्रद ने तीनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखा, उम्मीद कर रहा था कि दूसरा कुछ कहेगा। क्या तुम जानते हो कि उसका लक्ष्य कौन था? मुत्रद ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा, ये देखते हुए कि उन तीनों को मुत्रद को अपना पूरा सहयोग देने के लिए कहा गया था, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं। लड़की ने वह नहीं छिपाया जो वह जानती थी। वह और कॉनर्स उस समय डेट करते थे जब पीटन ने ऑपरेशन न्यू डॉन के लिए एक टीम बनाई थी। हालांकि कुछ मतभेदों के कारण वह और कॉनर्स अलग हो गए, लेकिन उसने उसे अपने लक्ष्य बता दिए। भूत। उन्हें आश्चर्य हुआ। मुत्रद ने कैसेंड्रा की बात सुनकर मुस्कुराया। वह धीरे धीरे तीनों की ओर चला गया और उनकी आंखों में देखा। कॉनर्स मर चुका है, मुत्रद ने बेपरवाही से कहा। कैसेंड्रा ने मुस्कुराते हुए मुत्रद को देखा। जब उसने उससे आंखें मिलाईं तो उसने अपनी नज़रें हटा लीं। उसे डर था कि कॉनर्स के साथ उसका रिश्ता गार्जियन गिल्ड में उसके उत्थान में बाधा बन सकता है। कॉनर की मौत ने उसे उतना प्रभावित नहीं किया जितना बिना किसी पदोन्नति के सबसे नीचे फंसने के विचार ने किया। तीनों की नज़रें मुत्रद पर टिकी थीं कि वह आगे क्या बताने वाला है। इसके बजाय मुत्रद ने पलटकर कहा, भूत। मुत्रद ने माइकल की तस्वीर को गया के बगल में रख दिया। इसके बाद मुत्रद ने अपनी उंगली चटकाए अपनी स्पेस रिंग से एक कलम निकाली। उसने माइकल और गया को छोड़कर उनके हर लक्ष्य पर क्रॉस लगाना शुरू कर दिया। तीनों के मन में सवाल थे कि मुत्रद ने दूसरों को क्यों काट दिया, लेकिन जब तक वह फिर से नहीं मुड़ा तब तक उसने ऐसा नहीं किया। जब उसने ऐसा किया तो कैसेंड्रा ने सबसे पहले सवाल उठाया। लॉर्ड मुत्रद, आपने उन्हें बोर्ड से क्यों हटा दिया? कैसेंड्रा ने पूछा। वे मर चुके हैं, मुत्रद ने बस इतना कहा जैसे कि यह एक साधारण बात थी। कुछ लक्ष्य आत्माशोधक थे। फिर भी मुत्रद ने कहा कि वे मर चुके हैं। तीनों को आश्चर्य हुआ कि उन्हें किसने मारा होगा। हालांकि जल्द ही उन्हें मुत्रद से एक चौंकाने वाला जवाब मिला। किसी ने उनके सिर पर इनाम रखा था। परिणामस्वरूप उनका शिकार किया गया। इन दोनों को छोड़कर मुत्रद ने गया और घोस्ट की ओर इशारा किया। मेरे पास एक और संदिग्ध है जो डार्क लॉर्ड हो सकता है या उससे संबंधित हो सकता है। मुत्रद ने बोर्ड पर नूह की तस्वीर चिपकाकर सभी को चौंका दिया। नूह विंस्टन। तीनों दंग रह गए। नूह गार्जियन गिल्ड का उभरता हुआ सितारा था। इतना ही नहीं, बल्कि वह गार्जियन कैप्टन की कुर्सी पर बैठने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति भी था। ये कहना कि नूह डार्क लॉर्ड पर हमला करने वाला था, या इससे भी बदतर ये कहना कि वह डार्क लॉर्ड था, ईशनिंदा से कम नहीं था। मुत्रद को नूह पर ऐसे जघन्य अपराध का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं था। नदी के शहर में आने से पहले तुम घोस्ट के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। वह तो बस एक दिन प्रकट हो गया है न? मुत्रद ने पूछा जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ी। डार्क लॉर्ड उसके आने के ठीक 5 महीने बाद प्रकट होता है, मुत्रद ने कहा। 1 महीने बाद जैन टोटों का उससे झगड़ा हुआ और 2 हफ्ते बाद उसे मार दिया गया और उसके अपने घर से लटका दिया गया। उसी समय कई पीड़ित भी थे, लेकिन वे सभी एलोन के भीतर ही मर गए। खास तौर पर रिवरटाउन से उड़ान भरने के 1 दिन के भीतर। मेरे सूत्रों के अनुसार वह सिर्फ 19 महीनों में बॉडी रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर से फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर बन गया। मानव जाति के सबसे अच्छे लोगों में भी इतनी राक्षसी साधना गति नहीं होती। ये सिर्फ एक तथ्य है। मुत्रद ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर बाएं और दाएं चलना शुरू किया। दूसरा तथ्य, कॉनर्स उस समय लापता हो गया जब उसे दक्षिणी महाद्वीप में एक सेनेटर से निपटने का काम सौंपा गया था।
उसी समय काले कपड़े पहने एक समुद्री डाकू कप्तान दिखाई दिया जो शून्य रेखा के अंदर जादू कर सकता था। कॉनर को आखिरी बार तब देखा गया था जब वह सेनेटर विबियस से मिलने गया था। संयोग से सेनेटर विबियस ने उसी समय राज्य छोड़ दिया था जब कॉनर लापता हो गया था। उन तीनों ने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अफवाहें सुनी जो शून्य रेखा के भीतर आग ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। पहले तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक चाल है, लेकिन मुटराड से सुनने के बाद उन्हें ऐसा नहीं लगा। फिर भी इस खबर ने उन्हें चौंका दिया। मुटराड के पास हाउस ऑफ हेलेरीड के सभी संसाधन थे, साथ ही अभिभावकों के रिकॉर्ड भी। दोनों का उपयोग करके कॉनर के बारे में सब कुछ पता लगाना मुश्किल नहीं था। हालांकि डार्क लॉर्ड को खोजने के लिए पीटन सही रास्ते पर थी, लेकिन उसके पास संदिग्ध सूची को प्रभावी ढंग से फिल्टर करने के लिए मुटराड की तरह संसाधन या अधिकार नहीं थे। आखिरकार माइकल सहित सभी संदिग्धों पर इनाम रखने के लिए मुटराड को 80 मिलियन खर्च करने पड़े। इसलिए बस सुरक्षित रहने के लिए मुटराड ने ग्रिम रीपर्स से अनुरोध किया कि वे लक्ष्यों के पीछे फ्यूजन स्टेज रीपर्स भेजें। मुटराड को आश्चर्य हुआ कि केवल एक ही जीवित बचा, घोस्ट। कॉनर की आत्मा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पीड़ा में थी। उसे क्रूरता से प्रताड़ित किया गया था। मान ले कि जादू चलाने वाला डार्क लॉर्ड है और उसने ही कॉनर्स का अपहरण किया था। उसने कॉनर्स को क्यों प्रताड़ित किया? डार्क लॉर्ड ने कॉनर्स के साथ अपना समय बिताया क्यों? मुटराड ने अपनी नज़र उन तीनों पर डाली। मुटराड से यह पूछने के बजाय कि उसे कैसे पता चला कि न केवल कॉनर्स मर चुका है बल्कि उसे प्रताड़ित भी किया गया था, तीनों ने मुटराड को जवाब देने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अंदर ही अंदर वे मुटराड को प्रभावित करना चाहते थे ताकि उन्हें पदोन्नति मिल सके। आखिरकार उन्हें पीटन ने इसलिए चुना था क्योंकि वे सत्ता के भूखे थे और अपने उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए उत्सुक थे। टॉमस ने कहा, उसने डार्क लॉर्ड को नाराज करने के लिए कुछ किया होगा। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कॉनर्स ने किसी ऐसे व्यक्ति को मार दिया जिसे डार्क लॉर्ड बहुत प्यार करता था? मुटराड ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। ऐसा हो सकता है, कैसेंड्रा ने उत्तर दिया। जैक नीरियन, सनराइज संप्रदाय का एक शिष्य जिसकी हत्या उनके संप्रदाय के पास एक रहस्यमयी डाकू समूह ने की थी। यह मज़ेदार है क्योंकि उस समय उनके संप्रदाय के पास कोई डाकू शिविर नहीं था। कॉनर्स ने जैक को मार डाला और परिणामस्वरूप उसे डार्क लॉर्ड द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। सभी चीजें समान होने पर सबसे सरल अक्सर सही होता है। डार्क लॉर्ड घोस्ट के बाद आया। जेन टोटोंग का घोस्ट से झगड़ा हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जैक को मारने वाला कॉनर्स गायब हो गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इन सभी के बीच एक आम बात है, घोस्ट। अध्याय 606, घोस्ट इज द डार्क लॉर्ड 2। लेकिन लॉर्ड मुटराड, घोस्ट उस समय नेदर रियल्म में था जब जेन की हत्या की गई थी। उसने सत्य की गोली भी ली और अपनी बेगुनाही साबित की। लाडो ने अपने विचार को उठाया। उसने हत्या नहीं की, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्दोष था। दक्षिणी महाद्वीप में काले रंग वाले को एक महिला के साथ देखा जाता है। और अंदाज़ा लगाए क्या, घोस्ट की एक मंगेतर भी है जो नेदर रियल्म में नहीं गई थी। वह टोटोंक मनों में घुस गई होगी और उसे मार डाला होगा, मुटराड ने समझाया। तो आप कह रहे हैं कि घोस्ट द डार्क लॉर्ड है? कैसेंड्रा ने पूछा। हाँ, मुटराड ने कहा। तो नूह के बारे में क्या? टॉमस ने पूछा। इस बात की थोड़ी संभावना है कि नूह डार्क लॉर्ड हो सकता है। हालांकि मुझे यकीन है कि इस आदमी का डार्क लॉर्ड से किसी तरह का संबंध है, मुटराड ने कहा। हालांकि मुटराड के पास नूह को डार्क लॉर्ड से जोड़ने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं थे, लेकिन उसकी आंतरिक भावना ने कहा कि नूह किसी तरह डार्क लॉर्ड से संबंधित था। अब उसे बस घोस्ट का पीछा करना था और उसे दोषी साबित करना था। लेकिन वह तनुलिया की तरह डार्क लॉर्ड का पीछा नहीं करने वाला था। डार्क लॉर्ड शायद मुटराड के पीछे भागने वाले अपराधी हो सकते हैं क्योंकि मुटराड के पास सबूत नहीं बल्कि सिद्धांत थे। ठोस सबूत के बिना वह अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी गलती आर्कटिक हॉल के लिए आपदा का कारण बन सकती है। गाजियन के विपरीत हॉलरिड के घर के उच्च अधिकारियों ने सभी को डार्क लॉर्ड और पूरी दुनिया के लिए उसके खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। नतीजतन मुटराड को पूरी सावधानी के साथ जांच करने का सख्त आदेश दिया गया था। मैंने सब कुछ साझा करने का फैसला उसी कारण से किया है जिस कारण से पाइटन ने पहले आपको चुना था। आप तीनों गिल्ड में सबसे अधिक शक्ति लोलुप इंसान हैं। आप साबित करना चाहते हैं कि आप कुछ लायक हैं। अब से आप तीनों सीधे मेरे लिए काम करेंगे। मेरे लिए काम करने के लिए आपके इनाम के रूप में आपको सीधे अपनी पसंद के अल्फा गार्जियन के अधीन रखा जाएगा, जो गार्जियन कैप्टन के पद से आगे होगा। ये प्रस्ताव उनकी उम्मीद से परे था। उनकी आंखें चमक उठीं, उत्साह से चमक उठीं। उनमें से प्रत्येक ने कुछ भी करने का फैसला किया होता अगर मुटराड ने उन्हें गार्जियन कैप्टन का पद दिया होता। अल्फा गार्जियन के अधीन अपनी पसंद का पद तो छोड़ ही दें। अल्फा गार्जियन के अधीन सीधे रखे जाने का मतलब एक बात थी, वे एक दिन अगले अल्फा गार्जियन बन सकते थे। मेरी तलवार आपकी है, लॉर्ड मुटराड। कैसेंड्रा सबसे पहले घुटनों के बल बैठी और अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा।
वर्तमान में कैसेंड्रा को ओज में रईसों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था, जिसे वह समय की बर्बादी मानती थी। वह अपना अधिकांश समय रईसों का पीछा करते हुए, उन्हें शराब पीते हुए, लोगों को परेशान करते हुए और सभी प्रकार के जघन्य अपराध करते हुए देखती थी। गार्जियन कैप्टन जेरार्ड ने उसे गिल्ड में सबसे खराब काम दिए, बजाय इसके कि वह गार्जियन कैप्टन बनने के अपने मौके को मजबूत कर सके। चूंकि कैसेंड्रा एक प्रमुख कुलीन परिवार से नहीं थी, इसलिए उसे इस उम्मीद के साथ गार्जियन कैप्टन के साथ रहना पड़ा कि किसी दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। मुतरद की बात सुनने के बाद उसे लगा कि यह पदानुक्रम के शीर्ष पर पहुंचने का उसका तरीका है। इसके अलावा यह कोई ऑफ द बुक ऑपरेशन नहीं था, इसलिए उनमें से प्रत्येक को किसी प्रकार का इनाम दिया जाना चाहिए, और मुतरद जैसे व्यक्ति को उन्हें कोई झूठा वादा करने की आवश्यकता नहीं थी। लॉर्ड मुतरद के लिए काम करना सम्मान की बात होगी। लाडो एक घुटने पर गिर गया और एक वफादार सिपाही की तरह अपना सिर नीचे झुकाया। अगर कोई गार्जियन गिल्ड में सबसे ज्यादा नस्लवादी लोगों की सूची बनाए तो लाडो शीर्ष 10 में होगा। उसने सचमुच अनगिनत जानवरों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वे इंसान नहीं थे। उसका परिवार ओज़ो में सबसे बड़े गुलाम व्यापारियों में से एक था। फिर भी मुतरद द्वारा प्रस्तुत एक सुनहरे अवसर से पहले उसकी नस्लवादी भावना खिड़की से बाहर चली गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुतरद एक समुद्री लोक के सामने घुटने टेक दिए। कैसेंड्रा के विपरीत लाडो को जेरार्ड द्वारा दिए गए कार्य से नफरत नहीं थी। इसके विपरीत उसे एलोन में भूतों के घोंसलों को नष्ट करने का अपना कार्य पसंद था। चूंकि उसका परिवार गुलामी के व्यवसाय में था, इसलिए उसने सभी भूतों के साथ साथ किसी भी अन्य अमानवीय जाति को पकड़ लिया और उन्हें भारी कीमत पर रईसों को बेच दिया। कमजोर भूत मंत्रों और हमलों का परीक्षण करने के लिए डमी के लिए एकदम सही प्रतिस्थापन थे। वास्तव में कई रईसों ने डमी के बजाय भूतों और कमजोर जानवर जैसे जीवित लक्ष्यों को प्राथमिकता दी। उसका परिवार हर साल हजारों भूत और जानवर लोगों की आपूर्ति करता था। बेशक संरक्षकों को इस बारे में पता था, लेकिन वे भूतों या जानवर लोगों की परवाह नहीं करते थे। अगर लाडो अगला अल्फा संरक्षक या यहाँ तक कि एक संरक्षक कप्तान बन सकता है, तो वह गैर मानवों को पकड़ने के लिए कई टीमों को भेजने के लिए कनेक्शन और अधिकार का उपयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वह संरक्षकों के साथ साहसी लोगों की तरह व्यवहार कर सकता था। एकमात्र अंतर यह था कि लाडो को संरक्षकों को भुगतान नहीं करना पड़ता। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ, लॉर्ड मुतरद। अंत में टॉमस ने कैसेंड्रा की तरह अपने सीने पर हाथ रखकर घुटने टेक दिए। यदि लाडो का परिवार दासों के व्यापार से लाभ कमाता था, तो टॉमस का परिवार खनन और रियल एस्टेट के व्यवसाय में था। एक निम्न स्तरीय संरक्षक के रूप में भी टॉमस ने अपने पद का उपयोग सैकड़ों आम लोगों को उनकी भूमि से बाहर निकालने के लिए किया। यदि कोई आम व्यक्ति उसके या उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फैसला करता है, तो वे बस गायब हो जाते हैं। टॉमन के परिवार के पास ओज़ो के हर राज्य में कम से कम एक खदान थी। मान लीजिए कि टॉमन एक संरक्षक कप्तान बन गया, तो उसका परिवार लगभग सभी खदानों का मालिक होगा। वे उस समय अंततः एलोन तक अपने व्यवसाय का विस्तार करने में भी सक्षम होंगे। उन तीनों को डार्क लॉर्ड को पकड़ने के लिए लगाना विडंबना थी। उन तीनों ने डार्क लॉर्ड से कहीं ज्यादा अपराध किए। अच्छा, मुतरद ने सिर हिलाया। वह उनमें से हर एक का इतिहास जानता था। ईमानदारी से कहूं तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे कौन थे और क्या करते थे। इसके बजाय सभी उसे सिर्फ डार्क लॉर्ड को पकड़ने और उसे हमेशा के लिए मार डालने की चिंता थी। उठो, मुतरद ने कहा। फिर वह व्हाइट बोर्ड पर घोस्ट के चित्र को देखने के लिए मुड़ा। गार्जियन को पीटन को ज्यादा संसाधन और सुरक्षा देनी चाहिए थी। उसने लगभग केस सुलझा ही लिया था। मुतरद ने पीटन की प्रशंसा की। उसे पीटन पर लगभग दया आ गई। ज्यादा समय, संसाधन और सुरक्षा मिलने पर मुतरद को कोई संदेह नहीं था कि वह घोस्ट को डार्क लॉर्ड साबित कर देती। अगर वह डार्क लॉर्ड के करीब नहीं पहुंच रही होती, तो वह गार्डियन को अपना काम जारी रखने देता। लेकिन इसके बजाय वह इतनी दूर चला गया और पीटन को मारने और तनुलिया के युद्धपोत को नष्ट करने के लिए जोखिम उठाया। मुतरद ने शांति से कहा। ... अब जबकि मुतरद ने घोस्ट को अपना लक्ष्य चुन लिया था, वह घोस्ट के बारे में सब कुछ विच्छेदित कर देगा। कुछ क्षण बाद मुतरद ने पलटकर उनमें से प्रत्येक को अपना पहला आदेश जारी किया। कैसेंड्रा, सनराइज संप्रदाय शिक्षकों को नियुक्त कर रहा है। नौकरी पाओ। मुतरद ने कैसेंड्रा को एक सुनहरा चर्मपत्र सौंपा। फिर उसने अपनी नज़र लाडो पर घुमाई। अपने परिवार को मैजेस्टिक के घोस्ट के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक बनाओ। जब समय आए, अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करो और उससे मिलो। जैसा आप चाहें, मेरे स्वामी। लाडो ने सिर झुकाया। टॉमस। मुतरद ने टॉमस की ओर देखा। तुम्हें दक्षिणी महाद्वीप के लिए रवाना होना है और खुद को समुद्री डाकू लॉर्ड कोरी के अधीन एक समुद्री डाकू के रूप में स्थापित करना है। ये लो। अपनी कलाई के एक झटके के साथ मुतरद ने टॉमस को सौंपने से पहले अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक और सुनहरा चर्मपत्र निकाला। बाद में इसे खोला तो गिसेल का नक्शा और एक क्रॉस दिखाई दिया। वहां तुम मेरे संपर्क से मिलोगे।
वह तुम्हें जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक उपकरण देगा। उन्हें आदेश देने के बाद मुत्रद ने उनकी ओर देखा। यदि तुम्हारे पास कोई समस्या है तो तुम अभी पीछे हट सकते हो। जैसा कि मुत्रद ने उम्मीद की थी, उनमें से किसी ने भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। याद रखो, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें दक्षिणी महाद्वीप में घोस्ट या काले वाले के पास नहीं जाना है। पिछली बार जब अभिभावकों ने उसे कमाका था तो उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, आपके मुख्यालय को नष्ट कर दिया और आपके सबसे अच्छे लोगों में से एक को मार डाला। तनुलिया के विपरीत मुत्रद ने घोस्ट को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जब तक मुत्रद को यकीन नहीं हो जाता कि घोस्ट के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, तब तक वह उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। घोस्ट के बारे में अभी भी बहुत सी ऐसी बातें थीं जो उसे नहीं पता थीं। वास्तव में किसी भी अभिभावक को पता नहीं था कि वह क्या करने में सक्षम है। उसकी शक्ति के हर पहलू को जाने बिना वह डार्क लॉर्ड को पकड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर मैंने जो कुछ कहा उसका एक भी शब्द बाहर चला गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस दुनिया से मिटा दूंगा। जब मैं ये कहता हूं तो मेरा विश्वास करो, मैं धमकी नहीं देता। मैं वादा करता हूं। मुत्रद की आवाज़ इतनी ठंडी हो गई कि तीनों की रीढ़ की हड्डी में से हरनसी दौड़ गई। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि वे मुत्रद की आंखों में हत्या के इरादे देख सकते थे। चूंकि एलन और ओज़र अभी भी हाइड्रा के रोने से प्रभावित थे, इसलिए कोई भी मुत्रद की साधना के स्तर को नहीं देख पा रहा था। अगर वे देख पाते तो वे उसके फ्यूजन स्टेज लेवल 10 की साधना से चौंक जाते। हम हिम्मत नहीं करेंगे, लॉर्ड मुत्रद, कैसेंड्रा ने सख्ती से कहा। अब चले जाओ, सुनिश्चित करें कि कोई भी आपका पीछा न करे, मुत्रद ने कहा और अपना हाथ लहराया क्योंकि व्हाइट बोर्ड हॉल से गायब हो गया। इसके बाद मुत्रद तीनों से पहले जागीर से चला गया। वह अपने बड़ों से मिलना चाहता था और आधिकारिक तौर पर अपना मामला शुरू करने से पहले क्रिस्टल महासागर में उनका आशीर्वाद लेना चाहता था। क्या तुम सच में सोचते हो कि घोस्ट ही डार्क लॉर्ड है? मुत्रद के मनों से चले जाने के बाद लाडो ने बाकी दो से पूछा। उसने जो कहा वह मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसे क्यों लगता है कि नूह का डार्क लॉर्ड से कुछ लेना देना है, टॉमस ने जवाब दिया। जो भी हो, मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। मैंने सुना है कि सील लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं। अब मुझे पता है कि यह सच है, कैसेंड्रा ने मुत्रद की प्रशंसा की। उसके पास पीटन या हमसे ज़्यादा संसाधन और अधिकार हैं। क्या तुम्हें लगता है कि गार्जियन कैप्टन जेरार्ड हमें कागजात और इस तरह की चीज़ों के ढेर के बिना कुछ भी करने देंगे? लाडो ने शिकायत की। गार्जियन कैप्टन जेरार्ड की बात करें तो अफवाह है कि पीटन की मौत के बाद से उसने खेती करना बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। इसके साथ क्या कहानी है ना? कैसेंड्रा ने पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? वह पीटन से प्यार करता था, टॉमस ने कहा। मेरे एक नौकर ने एक दिन थूसिया में रूबी कुजीन में उन दोनों को एक साथ देखा था। ओह बकवास, तो वह उससे प्यार करता था। अब मुझे पता चला कि उसने पेटेन को पहले स्थान पर ऑफ द बुक ऑपरेशन शुरू करने के लिए क्यों सहमत किया। वह उसकी प्रियतमा थी, कैसेंड्रा ने हंसते हुए कहा। ये सब नहीं है। उसकी मृत्यु के बाद वह शराब पी रहा था और एक दिन नाइटशेड में उसकी मौत के लिए नूह को दोषी ठहरा रहा था। मुझे पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जेरार्ड जल्द ही नूह के खिलाफ जाएगा। अध्याय 607। एक दिव्य प्राणी। एक दिव्य प्राणी। छाया क्षेत्र में वापस अंधेरा। आकाश अचानक फट गया। कहीं से एक भंवर प्रकट हुआ और आकाश में तेजी से घूमने लगा। यह उस जगह के करीब नहीं था जहां माइकल पहले था। इसके बजाय भंवर कालकोठरी के दूसरे छोर पर दिखाई दिया, जहां पिशाच और त्वचाहीन जीव रानी के गृहलोक से निकले थे। दीवारों में अनगिनत छेद थे जहां से त्वचाहीन जीव आकाश में भंवर को देखने के लिए रेंगते हुए बाहर निकले। हायसस। त्वचाहीन जीव भंवर पर फुफकारते रहे जबकि पिशाच पतली हवा से प्रकट हुए। माइकल ने जिन पिशाचों से लड़ाई की थी उनसे अलग ये राक्षसी जीव थे। उनमें से प्रत्येक 7 से 8 फीट लंबा था, शार्क जैसे दांत थे और खुद को ठोस खून से बने लबादे से ढंके हुए थे। जैसे ही त्वचाहीन जीवों ने पिशाचों को देखा, उन्होंने फुफकारना बंद कर दिया और घुटने टेक दिए। हालांकि पिशाचों ने अपने चेहरे ढंके हुए थे, लेकिन उनकी लाल आंखों में डर की झलक देखी जा सकती थी। किसी कारण से पिशाच भंवर को देखकर कांप उठे। वे सभी भंवर से एक जबरदस्त शक्ति आती हुई महसूस कर सकते थे। वह आ रहा है। अचानक रानी की राक्षसी आवाज़ क्षेत्र में गूंज उठी। उसकी उग्र चीख ने पिशाचों को अपने घुटनों पर गिरा दिया। इसके बाद भंवर के पास धीरे धीरे एक महिला की आकृति बनती गई। रानी, हमारी देवी। पिशाचों ने अपने हाथ उठाए और आकृति को देखकर अपनी भाषा में प्रार्थना की। काला धुआं लगभग आकृति बनाना समाप्त कर चुका था जब भंवर से एक शॉक वेव प्रकट हुई और आकृति को उड़ा दिया। वूफ। आकृति के पतली हवा में फीके पड़ने के बाद कालकोठरी की दीवारों से एक तेज भौंकने की आवाज़ गूंजी। जैसे ही पिशाचों ने भौंकने की आवाज़ सुनी, वे कांप उठे। भौंकने में इतना बल था कि मोम की मूर्तियों जैसे कुछ त्वचाहीन जीव पिघल गए। हिसस।
त्वचाहीन जीव हिंसक रूप से फुफकार रहे थे जब पिशाचों ने अपने दांत निकाले, जिससे उनके लंबे खूनी नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। वे सभी भंवर से निकलने वाली किसी भी चीज़ पर हमला करने के लिए तैयार थे। भंवर से निकलने वाले दबाव की मात्रा ने त्वचाहीन जीवों और पिशाचों को लगभग कुचल दिया। तो मैं इस नरक में वापस आ गया हूँ। भौंकने के बाद भंवर से एक शांत आवाज़ गूंजी। पिशाच और त्वचाहीन जीव हवा में स्पंदनशील ऊर्जा को महसूस करते हुए एक कदम पीछे हट गए। वे कांप भी उठे। जैसे ही वे पीछे हटे, काले कपड़े पहने एक आकृति भंवर से बाहर निकली। नतीजतन भंवर धीरे धीरे फीका पड़ गया। भंवर से बाहर निकली आकृति ने त्वचाहीन जीवों और जमीन पर पिशाचों को देखा। माइकल की तरह उसने भी पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। हालांकि आदमी के कवच में कंधे और छाती के चारों ओर कई धातु की प्लेटें थीं, जो उसे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ काले कवच में लालित्य भी जोड़ रही थीं। इसके अलावा उसने अपने सिर को ढकने के लिए एक केप और एक हुड भी पहना था। हिस्सस, त्वचाहीन जीव गुस्से में जोर जोर से उछलते हुए दहाड़ने लगे। दूसरी ओर पिशाच तैरने लगे। अपने पास आ रहे पिशाचों को देखकर उसने धीरे धीरे अपने ऊपर से काले हुड को हटाया। उसका चेहरा, अगर माइकल यहाँ होता तो उसे देखकर आश्चर्य होता या चौंक भी जाता। वह कोई और नहीं बल्कि माइकल का साथी पृथ्वीवासी हंटर ब्लेड था। वह गद्दारों के एक समूह से निपट रहा था जब छाया क्षेत्र ने उसे उसके महल से बाहर निकाला। ये देखते हुए कि हंटर ने छाया क्षेत्र में कई बार दौरा किया था, छाया क्षेत्र ने उसे बहुत ज्यादा चौंकाया नहीं। हंटर को सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, यहाँ तक कि पिशाच भी। पिशाचों को देखकर हंटर मुस्कुराया। उसे पिशाचों से बिल्कुल भी डर नहीं था। वास्तव में वह पिशाचों को अपने पास आते देखकर खुश लग रहा था। उसे अपनी शक्तियों की सीमा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हंटर का ये संस्करण एक बार छाया क्षेत्र में गया था, इसलिए वह सेटिंग और हर चीज से परिचित था। हंटर के पास एकमात्र सवाल यह था कि वह इस बार छाया क्षेत्र से कहाँ जाएगा। पिछली बार जब वह अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए छाया क्षेत्र में गया था तो डॉन के ब्रह्मांड ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसने उसके लिए डॉन के दुश्मनों को लगभग मिटा दिया। सच्चे पिशाच, हंटर ने पिशाचों को देखकर शैतानी ढंग से मुस्कुराया। अपने ब्रह्मांड में वह कई बार पिशाचों से मिला। अपनी दुनिया में उसने इन पिशाचों को सच्चे पिशाच कहा क्योंकि वे शुद्ध नस्ल के थे। वे छाया क्षेत्र में आने से पहले रानी की दुनिया में पैदा हुए और पले बढ़े। क्या वह रानी कुतिया अभी भी आसपास है? हंटर ने अपनी बाहें मोड़ते हुए पूछा। उसने रानी की तलाश करने का नाटक किया। हंटर की बात सुनकर पिशाच दहाड़ने लगे। हालांकि उनमें छाया क्षेत्र में संवाद करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वे किसी भी भाषा को समझ सकते थे। इसलिए वे जानते थे कि हंटर ने अभी क्या कहा था। अपनी रानी का अनादर करते हुए सुनकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपने गुस्से में हंटर की शक्ति का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय वे आंख मूंदकर हवा में उस पर टूट पड़े। हमेशा की तरह बेवकूफ, हंटर ने हंसते हुए कहा। फिर जब तीनों सच्चे पिशाच उस पर टूट पड़े, हंटर ने शांति से अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में शुद्ध लाल ऊर्जा से बना एक चाबुक प्रकट हुआ। हुश! हंटर ने बस चाबुक को गोलाकार आकार में लहराया, पलक झपकते ही उनके सभी सिर काट दिए। डिंग! लेवल 85 सेंटिनल स्टेज ट्रू वैम्पायर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 750,000 अनुभव अंक और 10,000 बदमाश अंक हैं। डिंग! लेवल 86 सेंटिनल स्टेज ट्रू वैम्पायर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 800,000 अनुभव अंक और 20,000 बदमाश अंक। डिंग! लेवल 87 सेंटिनल स्टेज ट्रू वैम्पायर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 850,000 अनुभव अंक और 40,000 बदमाश अंक। बहुत कमज़ोर, हंटर ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। उसे मिले अनुभव अंकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी हंटर को कमज़ोर लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। सच कहूं तो वह लगभग चाहता था कि वह छाया क्षेत्र के सबसे अंधेरे कोनों में दिखाई दे जहां रानी के आदेश के तहत सबसे शक्तिशाली प्राणी रहते हैं। अगर वे सभी माइकल की दुनिया में होते तो ट्रू वैम्पायर आधे अमर चरण में होते और हंटर स्वर्गीय चरण में होता। स्वर्गीय चरण नश्वर दुनिया में सबसे उच्च चरण था। दिव्य अवस्था पर पहुंचने के बाद वे ऊपरी लोकों में चढ़ जाएंगे। तो मान लीजिए हंटर माइकल की दुनिया में चला गया तो स्काईहॉल के अलावा उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि अमर परिषद भी हंटर के सामने चींटियों की तरह कमज़ोर होगी। 3 सिर काटने के बाद ऊर्जा चाबुक ने एक धीमी सीटी जैसी आवाज़ निकाली। ये और अधिक रक्त की लालसा करता था। अभी के लिए हंटर ने अपने हथियार को अनदेखा करना चुना। सिस्टम, मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, हंटर ने अपने सिस्टम को आदेश दिया। सिस्टम को कार्य पूरा करने के लिए 3 मिलियन बेडेस पॉइंट की आवश्यकता होती है। ले लो, हंटर ने कहा, जैसे कि 3 मिलियन पॉइंट उसके लिए कुछ भी नहीं थे। वास्तव में वह उस बिंदु पर था जहां वह एक दिन में 3 मिलियन बेडेस पॉइंट कमा सकता था।
उसके आपराधिक साम्राज्य ने उसे निष्क्रिय आय से पुरस्कृत किया जिससे वह सचमुच कुछ भी कर सकता था। लेकिन फिर भी हंटर को अधिक शक्ति और अधिक अंक चाहिए थे। आखिरकार हंटर के पास अभी भी अपने ब्रह्मांड में निपटने के लिए शक्तिशाली दुश्मन थे। इसलिए छाया क्षेत्र में आना उसके लिए एक अच्छी छुट्टी की तरह था। GRRRRHHH सिरहीन शवों को जमीन पर गिरते देख 6 बचे हुए सच्चे पिशाच दहाड़ उठे। वैसे भी वह कुतिया कहाँ है? हंटर ने उन्हें भड़काने के लिए एक बार फिर सच्चे पिशाचों को नाराज किया। अन्यथा वे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते थे और उससे लड़ने की रणनीति बना सकते थे। इस तरह वे क्रोधित हो जाते और बिना किसी योजना के सीधे युद्ध में कूद पड़ते। जहां तक सच्चे पिशाचों के साथ उनके अनुभव की बात है, वे नासमझ बेवकूफ़ नहीं थे। इससे पहले कि वह उन्हें नष्ट करने का कोई तरीका निकालता, असली पिशाच उसकी दुनिया में सबसे दुर्जय विरोधियों में से एक थे। हंटर शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उसने कभी अपने दुश्मनों को कम नहीं आंका। इसी वजह से वह आज तक जीवित है। ग्रर असली पिशाचों ने जमीन पर पैर पटकते हुए बिजली की चमक की गति से हंटर की ओर गोली चलाई। हालांकि हंटर के दृष्टिकोण से वे एक सुस्ती की तरह धीमी गति से चले। इस बार उसने चाबुक की मूठ को झटका दिया क्योंकि ऊर्जा चाबुक एक दरांती में बदल गई। ब्लेड गहरा लाल रंग में चमक रहा था, जैसे कि इसे माणिक से गढ़ा गया हो, और मूठ धातु के काले रंग की दिख रही थी। दरांती को हाथ में लेकर हंटर एक रीपर जैसा लग रहा था। वूश हंटर ने बस दरांती को घुमाया। पिशाचों को यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे कैसे मर गए। डिंग लेवल 85 सेंटिनल स्टेज ट्रू वैम्पायर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 750,000 अनुभव अंक और 10,000 बदमाश अंक है। डिंग लेवल 86 सेंटिनल स्टेज ट्रू वैम्पायर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 800,000 अनुभव अंक और 20,000 बदमाश अंक है। हंटर ने अपने सिर में गूंज रहे सिस्टम नोटिफिकेशन को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने अपने बिलों से रेंगते हुए त्वचाहीन प्राणियों की सेना को देखा। चलो कुछ मजा करते हैं, हंटर ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि दरांती उसके हाथ से गायब हो गई। त्वचाहीन प्राणियों को दहाड़ते और उस पर गुर्राते हुए देखकर हंटर ने बस झपट्टा मारा। हालांकि यह एक साधारण झपट्टा था, लेकिन पूरा कालकोठरी हिंसक रूप से कांप उठा। इसके बाद उनके ठीक ऊपर आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। त्वचाहीन प्राणियों ने इसकी चमक के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जल्द ही जो प्रकाश का एक गोला जैसा शुरू हुआ, वह इतना बड़ा हो गया कि हंटर उसके पास छोटा लग रहा था। पलक झपकते ही हंटर ने त्वचाहीन प्राणियों पर गिराने के लिए एक उल्का बनाया। इस बिंदु पर मुझे बस उन पर दया आती है, हंटर ने अपने शब्दों के विपरीत शैतानी ढंग से मुस्कुराया। अगले ही पल उसने फिर से झपट्टा मारा क्योंकि उल्का हवा में उड़ गई और बीच में उतर गई, जिससे एक विशाल मशरूम बादल बन गया। प्रभाव की तुलना एक छोटे परमाणु बम से की जा सकती है। सिस्टम ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जब होस्ट तैयार हो जाता है तो सिस्टम होस्ट को छाया क्षेत्र से बाहर टेलीपोर्ट कर सकता है। मैं तैयार हूं। हंटर ने बिना त्वचा वाले जीवों को जलकर राख होते देखने के लिए छाया क्षेत्र में रहने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह यहां से निकलकर देखना चाहता था कि वह आगे कहां जाएगा। घोस्ट को फिर से देखना अच्छा रहेगा, हंटर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। अध्याय 608 हंटर और भूत फिर से मिलते हैं। जब उल्कापिंड कालकोठरी से टकराया तो 15 मीटर के दायरे में सब कुछ जलकर राख हो गया। यहाँ तक कि हजारों सालों से समय की कसौटी पर खरी उतरी दीवारें भी कुछ ही पलों में ढह गईं। जमीन पर विशाल गड्ढा देखकर हंटर संतुष्टि से मुस्कुराया। हंटर के साथ छाया क्षेत्र से दूर जाने से पहले कुछ पलों के लिए प्रकाश ने उसे ढंक लिया। जब उसकी दृष्टि को ढंकने वाली चमकदार रोशनी गायब हो गई तो हंटर क्षितिज तक फैले जंगल के ऊपर आसमान में मंडरा रहा था। ... की भयावह आवाज ने हंटर को पनाह देने के लिए मजबूर कर दिया। हंटर ने तूफान से पहले आश्रय की तलाश की। हंटर ने किसी गांव या शहर को खोजने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां सिर्फ हरा भरा जंगल था। चेतावनी, चेतावनी, रानी के जनरलों में से एक आपकी उपस्थिति से जाग गया है। अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। हंटर ने अपनी भौहें सिकुड़ी। पिछली बार जब हंटर ने एक जनरल से लड़ाई की थी तो उन्होंने एक पूरे पॉकेट आयाम को नष्ट कर दिया था। वह कोमा की स्थिति में भी चला गया था क्योंकि जनरल ने उसकी आत्मा और शरीर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया था। अगर सिस्टम के लिए नहीं होता तो वह उस दिन मर जाता। हालांकि उसने दिन के अंत में जनरल को मार डाला, लेकिन हंटर एक अलग ब्रह्मांड में फिर से ऐसी लड़ाई से नहीं गुजरना चाहता था जहां ऊर्जा नियम उसके से अलग हो सकते हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह जनरल कितना शक्तिशाली है? हंटर ने पूछा। यदि आप अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करते हैं तो आपके पास हारने का 50% मौका है, सिस्टम ने कहा। माइकल के सिस्टम के विपरीत, जिसमें अभी भी यांत्रिक ध्वनि का एक रंग था, हंटर का सिस्टम पूरी तरह से एक गंभीर महिला की तरह लग रहा था।
इसका मतलब है कि मेरे मरने की संभावना 50% है। इसे भूल जाओ। ये यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक समस्या है, हंटर ने कहा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि उसे बदले में कुछ न मिले। वह एकमात्र सिद्धांत के आधार पर एक आपराधिक साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। एक जनरल से लड़ने से न केवल उसे कुछ नहीं मिलेगा बल्कि उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा हंटर जानता था कि अगर उसने किसी जनरल से लड़ाई शुरू की तो संभवतः इस ब्रह्मांड की हर एक ताकतवर घटना स्थल पर पहुंच जाएगी। उस समय उसके दूसरी दुनिया में होने का रहस्य उजागर हो सकता था। तो आप जनरल को मारकर मिलने वाले खतरनाक पॉइंट्स और अनुभव को नज़रअंदाज करने जा रहे हैं? सिस्टम ने हंटर पर अत्यधिक सतर्क होने के लिए लगभग गुस्से में बोलते हुए पूछा। हाँ, हंटर ने बस इतना कहा। वह खतरनाक पॉइंट्स और अनुभव पॉइंट्स से ज़्यादा अपने जीवन को महत्व देता था। आखिरकार अगर जनरल ने उसे मार दिया तो कोई भी पॉइंट्स उसे नहीं बचा सकते थे। इसके बाद हंटर ने एक यादृच्छिक दिशा चुनी और उस दिशा में उड़ गया। हंटर शांति से उड़ रहा था जब क्षेत्र में गूंजने वाली अचानक गड़गड़ाहट के कारण उसका शरीर कांप उठा। भले ही वह हवा में था, लेकिन उसका शरीर ऐसे कांप रहा था मानो दहाड़ ने आसमान को ही हिला दिया हो। ग्रर, भाड़ में जाओ, हंटर ने शाप दिया। चूंकि वह पहले एक जनरल से लड़ चुका था, उसने दहाड़ को तुरंत पहचान लिया। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि हम यहाँ क्यों हैं, हंटर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हर बार जब छाया क्षेत्र उसे उसके ब्रह्मांड से बाहर खींचकर दूसरे ब्रह्मांड में फेंक देता था तो उसे कुछ कार्य पूरे करने होते थे। यहाँ तक कि सिस्टम का भी ब्रह्मांडों में यात्रा करने पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए वह जानता था कि जब तक वह इस ब्रह्मांड में होने का कारण नहीं जान लेता तब तक वह अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगा। उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसकी पीठ से दो राजसी पंख फैल गए थे। पंख लाल रंग की लपटों में लिपटे हुए थे, लगभग उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे आग से बने हों। अपने पंखों के एक ही फड़फड़ाहट के साथ वह ध्वनि की गति के करीब गति से आगे की ओर उड़ गया और आकाश में अपने पीछे एक ज्वलंत निशान छोड़ गया। कुछ मिनटों तक उड़ने के बाद हंटर ने देखा कि जमीन से आकाश की ओर बिजली का एक बोल्ट चमक रहा है। हंटर ने एक बार फिर अपने पंख फड़फड़ाने से पहले अपनी ठुड्डी को रगड़ा। हंटर से दूर उड़ने के बजाय उसने देखा कि सुनहरा बिजली का बोल्ट उसके पास आ रहा है। पलक झपकते ही हंटर और बिजली का बोल्ट बीच हवा में मिल गए। हंटर ने अपने नाम से पुकारने वाली एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। जल्द ही बिजली का बोल्ट काले कपड़े पहने एक नौजवान में बदल गया। भूत, हंटर ने अपने साथी धरतीवासी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे ज्वलंत पंख अस्तित्व से गायब हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइकल ने हंटर से पूछा। खंडहर महल से बाहर निकलने के बाद माइकल जंगल में कदम रखा जब उसने अचानक दूरी में बिजली का एक मजबूत उछाल महसूस किया। उसके आश्चर्य के लिए सिस्टम ने माइकल को बिजली के स्रोत का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। वह महल छोड़ने वाला था जब माइकल ने गड़गड़ाहट की गर्जना सुनी जिसने महल को पूरी तरह से ढहा दिया। उसने दहाड़ की दिशा का अनुसरण किया, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि लाखों वर्षों में वह हंटर ब्लेड को आकाश के बीच में पा सकेगा। हालांकि माइकल की हंटर के ब्रह्मांड की हाल ही में हुई यात्रा के कारण वह इस बार बता सकता था कि हंटर ही वह व्यक्ति था जो किसी दूसरे ब्रह्मांड में गया होगा। तुम मुझे बताओ। छाया क्षेत्र ने मुझे एक महत्वपूर्ण बैठक से बाहर निकाला और यहाँ थूक दिया। और वह चिल्लाहट जो मैंने कुछ क्षण पहले सुनी वह रानी के कमबख्त जनरल की है। लानत है, हंटर ने घोस्ट को अपनी कनपटी रगड़ते हुए देखा। हंटर ने जल्दी से ये देखने की कोशिश की कि घोस्ट अपने ब्रह्मांड में कितना शक्तिशाली है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हंटर घोस्ट की शक्ति के स्तर को देखने में असमर्थ था। इसलिए अपने अगले उपाय के रूप में उसने सिस्टम को बुलाने की कोशिश की, केवल यह महसूस करने के लिए कि सिस्टम किसी कारण से ऑफलाइन स्थिति में प्रवेश कर गया था। अब तुम ऑफलाइन हो गए हो। भाड़ में जाओ सिस्टम, हंटर ने अंदर से शाप दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा दिखना किसी तरह हाइड्रा के जागने से जुड़ा है? माइकल ने हंटर से पूछा। हंटर ने कहा, शायद ऐसा ही है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो जनरल के कब्र से निकलने से पहले आपके पास 1 या 2 दिन का समय हो सकता है। कुछ पलों के लिए माइकल चुप रहा, हाइड्रा से निपटने का तरीका सोचता रहा। वह फ्यूजन स्टेज पर हो सकता है, लेकिन सिस्टम के अनुसार हाफ इमोर्टल स्टेज तक पहुंचने तक उसके पास इसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। सौभाग्य से माइकल ने शैडो दायरे में खरीदे गए कौशल के साथ खेती के चरणों को अपनी दुनिया में खेती के चरण से मेल खाने के लिए परिवर्तित किया। वह ये बताने में सक्षम था कि हंटर हाफ इमोर्टल से अधिक शक्तिशाली था। माइकल ने खुद से सोचा, अगर मैं हाइड्रा से निपटने के लिए हंटर का उपयोग कर सकता तो मैं इस दुनिया को नष्ट किए बिना बच सकता था। भूत, अचानक माइकल ने कैन की आवाज़ सुनी। पिछली बार जब माइकल ने अजाजेल से सुना था तो उसने कहा था कि वेडोरा एकांत में था। ऐसा लग रहा था कि हाइड्रा की चीख के कारण उन्हें बाहर आना पड़ा। मुझे 1 सेकंड दो, माइकल ने हंटर से कहा और हंटर से कुछ मीटर दूर उड़ गया। हाइड्रा,
ये हमें बुला रहा है, तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हें बुलाना? माइकल ने अपनी भौहें सिकुड़ी, वह चाहता है कि हम उससे मिलें। अन्यथा वह कह रहा है कि वह इस दुनिया को नष्ट कर देगा। हमारे पास स्टॉर्मविले पर्वत पर उससे मिलने के लिए 6 घंटे हैं, कैन ने कहा। हम क्या करें? अयाग ने माइकल से पूछा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, माइकल ने कहा। अगर हाइड्रा स्टॉर्मविले पर्वत से बाहर आता है तो यह निश्चित रूप से उस दुनिया को नष्ट कर देगा जिसे माइकल नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। उसने हाइड्रा को इसे नष्ट करने देने के लिए इतना प्रयास किया था। हालांकि वह बस खड़ा होकर हाइड्रा को अपने दुश्मनों सहित सब कुछ नष्ट करते हुए देख सकता था, लेकिन ऐसा करने के बाद दुनिया में बहुत कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा ये निश्चित रूप से उसे गुलाम बना लेगा या उसे मार देगा। इसलिए माइकल ने हाइड्रा के उसे मारने का इंतजार करने के बजाय उससे मिलने जाना चुना। अगर हंटर न होता तो वह इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। मैं कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाऊंगा। हाइड्रा से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, माइकल ने कहा। फिर वह हंटर को देखने के लिए मुड़ा। मुझे लगता है कि आपके पास जनरल को रोकने की कोई योजना है, हंटर ने पूछा। हो सकता है, गोस्ट को अपनी बात खींचता देख हंटर को पता चल गया कि उसकी योजना का उससे कुछ लेना देना होना चाहिए। लेकिन आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। क्या मैं सही हूँ? हंटर ने आह भरी। यह माइकल की बदकिस्मती थी कि उसे हंटर की मदद मांगनी पड़ी। लेकिन फिर ये किसी की गलती नहीं थी कि छाया क्षेत्र ने हंटर को उसके ब्रह्मांड में टेलीपोर्ट कर दिया, जिससे हाइड्रा जाग गया। अगर माइकल को किसी को दोष देना था तो उसे रानी को इस तरह की घृणित चीज़ बनाने और उसे अपने ब्रह्मांड में डालने के लिए दोष देना चाहिए। याद रखें, आप इस ब्रह्मांड को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप छाया क्षेत्र द्वारा आपको दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर लेते। हंटर के सिस्टम ने हंटर को निर्देश देने के लिए एक पल के लिए अपनी ऑफलाइन स्थिति से बाहर आना चुना। इसके अलावा अगर जनरल आपको मरना चाहता था तो उसने इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते ही लड़ाई शुरू कर दी होती। इसलिए डरपोक बनना छोड़ो और बदमाश बनो। जो ऑफलाइन हो गया, उसने कहा। हंटर ने सिस्टम का मजाक उड़ाया लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। चूंकि सिस्टम ने खुद उसे जनरल का सामना करने के लिए कहा था, इसलिए हंटर ने घोस्ट की योजना पर भरोसा करने का फैसला किया। आखिरकार वह धरती पर नंबर 1 हत्यारा था। इसलिए हंटर, मुझे पूरा विश्वास था कि घोस्ट ऐसी योजना बना सकता है जिसमें न मरना भी शामिल होगा। तो योजना क्या है? हंटर ने माइकल से पूछा। खैर, चूंकि हम दोनों ही दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा करने से परिचित हैं, इसलिए हम जानते हैं कि जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, हंटर ने कहा। यह कहना सुरक्षित है कि हाइड्रा का आपके काम से कुछ लेना देना है, तो क्यों न हम उससे व्यक्तिगत रूप से मिलें। लेकिन जैसे ही हंटर ने माइकल की बात सुनी, वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आप जनरल से मिलना चाहते हैं? यही तुम्हारी योजना है? माइकल ने सिर हिलाया और हंटर ने गहरी सांस ली। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई बैकअप योजना है, हंटर ने पूछा। माइकल ने हंटर की ओर देखा और मुस्कुराया। हालांकि हंटर ऐसा लग रहा था कि वह माइकल की योजना का पालन कर रहा था, लेकिन माइकल की योजना विफल होने की स्थिति में उसके पास अपनी खुद की एक योजना थी। आखिरकार हंटर ने अपने दम पर एक शक्तिशाली आपराधिक साम्राज्य का निर्माण किया। वह माइकल का पीछा करके हाइड्रा की मांद में जाने के लिए मूर्ख नहीं था, सिर्फ इसलिए कि माइकल पृथ्वी से था। दूसरी ओर माइकल को यह भी पता था कि हंटर के पास अपनी कोई और योजना होगी। सीधे शब्दों में कहें तो वे अपने अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। अध्याय 609, भयानक हाइड्रा से मुलाकात। भयानक हाइड्रा से मुलाकात। हंटर और माइकल चुपचाप स्टॉर्मविले पर्वत की ओर उड़े। जब उन्होंने क्षितिज पर पर्वत देखा तो माइकल ने अपनी उड़ान रोक दी। एक पल रुको, माइकल ने कहा। माइकल के उसकी नज़रों से ओझल होते ही हंटर ने सिर्फ सिर हिलाया। टेलीपोर्टेशन, हंटर ने बड़बड़ाया। जब वह घोस्ट के लौटने का इंतजार कर रहा था तो उसने क्षितिज पर अशुभ पर्वत को देखा। पर्वत ने हंटर को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों में माउंट डूम की याद दिला दी। तूफानी बादल और बिजली की चमक ने पर्वत को सजाया। स्टॉर्मविले पर्वत, एक उपयुक्त नाम, हंटर ने सिर हिलाया। हालांकि वह पर्वत से बहुत दूर तैर रहा था, लेकिन वह पर्वत के भीतर से आने वाली भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसे पर्वत या उसके भीतर रहने वाला जनरल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि हंटर के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह अपनी दुनिया में लौटना चाहता था तो उसे जनरल से निपटना था। उम्मीद है कि घोस्ट की योजना काम करेगी और किसी भी आपदा से बच जाएगी। कई पल बाद हंटर ने महसूस किया कि उसके आसपास का स्थान फिर से विकृत हो गया है। अचानक घोस्ट फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार वह अपने हाथ में 3 सिर वाला हाइड्रा लेकर आया। हंटर को आश्चर्य हुआ, उसने छोटे हाइड्रा से जनरल जैसी ही ऊर्जा महसूस की। भाड़ में जाओ, हंटर को देखते ही अयाग की आंखें चौड़ी हो गईं। घोस्ट की तुलना में नए लड़के की ऊर्जा विकिरण दूसरे स्तर पर थी।
वे बता सकते थे कि वह निश्चित रूप से किसी भी फ्यूजन स्टेज साधना से अधिक शक्तिशाली था। फिर भी उन्हें नहीं पता था कि हंटर अर्धअमर और अमर अवस्था से ऊपर दिव्य अवस्था में था। कैन, सबा, अयाग, हंटर से मिलो। माइकल ने हंटर को वेदोरा से मिलवाया। मुझे तुमसे एक अलग तरह की ऊर्जा क्यों आ रही है? सबा ने पूछा। चलो पहले हाइड्रा से निपटते हैं, फिर हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, माइकल ने वेडोरा को बीच में टोकते हुए कहा, इससे पहले कि वे हंटर को परेशान कर सकें। हंटर ने घोस्ट के पीछे चलने से पहले तीनों सिरों को देखकर मुस्कुराया। वह पहाड़ के जितना करीब पहुंचता गया, हवा में ऊर्जा उतनी ही सघन होती गई। बेशक अगर वह कहता कि उसे जनरल से डर नहीं लगता तो वह झूठ बोलता, और उसे पूरा यकीन था कि घोस्ट भी ऐसा ही महसूस कर रहा होगा। लेकिन अभी के लिए हंटर ने अपने मन में मौजूद सभी डर को पीछे धकेल दिया और पहाड़ के केंद्र की ओर जाने वाली गुफा के मुहाने पर उतर गया। हंटर को प्रतीक्षा करने के लिए कहने के बाद माइकल सीधे वेडोरा को लेने के लिए अंधेरे जंगल में नहीं गया। इसके बजाय वह स्टॉर्मविले पर्वत पर टेलीपोर्ट हो गया ताकि वह पहाड़ पर खनन कर रहे सभी मरे हुए लोगों को हटा सके। चूंकि मैक्सिन हेनबर्ग के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी, इसलिए उनके अलावा स्टॉर्मविले पर्वत पर कोई नहीं था। घोस्ट का पीछा करते हुए हंटर अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गया। केंद्र की ओर जाते समय हंटर ने कई खनन उपकरण, पदचिह्न और साथ ही दीवारों से चमकते हुए कुछ चमकते क्रिस्टल देखे। वह क्रिस्टल से निकलने वाली अजीब ऊर्जा को महसूस कर सकता था, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सका। बेशक अगर सिस्टम ऑफलाइन नहीं हुआ होता तो हंटर क्रिस्टल की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए सिस्टम को भुगतान करता। अभी के लिए हंटर ने अनुमान लगाया कि इन ऊर्जा क्रिस्टल में इस दुनिया की ऊर्जा हो सकती है। सौभाग्य से उनके लिए चमकते नीले क्रिस्टल ने उनका रास्ता रोशन कर दिया। कई मिनट चलने के बाद हंटर एक विशाल हॉल में पहुंच गया जहां उसने हॉल के अंत में एक दीवार पर एक विशाल लाल क्रॉस देखा। इसके अतिरिक्त पत्थर की दीवार पर पास मत आना शब्द उकेरे गए थे। वह जानता है कि हम यहाँ हैं, हंटर ने बीच में भूरे सिर को घोषणा करते देखा। आप किसी जनरल से बात कर सकते हैं? हंटर ने आश्चर्य से पूछा। किसी जनरल से नहीं बल्कि एक हाइड्रा से, माइकल ने वेदोरा के बजाय उत्तर दिया। तो आपने उनका नाम राजा गिदोरा के नाम पर रखा है? हंटर मुस्कुराया। एक साथी पृथ्वीवासी के रूप में वेदोरा नाम हंटर को जाना पहचाना लगा। मैंने सुना है कि आपने अपने कुत्ते का नाम डॉगजिला रखा है, माइकल ने क्रॉस की ओर चलते हुए माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा। हंटर माइकल से कुछ पूछने ही वाला था कि माइकल ने उनके सामने दीवार पर अपना हाथ रख दिया। इसके अलावा हंटर ने तेज सांस लेने की आवाज़ सुनी। यही है, माइकल ने गहरी सांस ली। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग काला हो गया। उसने सोचा कि हाइड्रा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। इसके अलावा माइकल को वेदोरा और हाइड्रा के बीच के संबंध से नफरत थी। अगर हाइड्रा कभी भी वेदोरा से संवाद कर सकता है तो एक दिन वह वेदोरा के साथ गड़बड़ कर सकता है। आखिरकार वेदोरा अभी भी हाइड्रा की तुलना में छोटा और कमज़ोर था। दूसरी ओर हंटर किसी और की बजाय अपनी भलाई पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता था। जहाँ तक उसका सवाल था, वह बस यहाँ से जिंदा निकलना चाहता था और अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहता था। जैसे ही घोस्ट दरार से अंदर घुसा, हंटर ने छाया क्षेत्र को हमेशा के लिए नष्ट करने के बारे में सोचा। कोई छाया क्षेत्र नहीं, कोई उसे दूसरे ब्रह्मांड में नहीं ले जाएगा। हर्ररमम। चौंकाने वाली बात यह है कि माइकल और हंटर दोनों ने अपनी साधना शक्ति खो दी। सिस्टम। हंटर ने अपने मन में सिस्टम पर चिल्लाया, जैसा कि माइकल ने किया था। फिर भी उनके दोनों बदमाश सिस्टम उन्हें सहायता प्रदान करने के बजाय ऑफलाइन हो गए। हम अभी भी गिर रहे हैं, माइकल ने कहा। हंटर, क्या तुम वहाँ हो? माइकल ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा कि हंटर उसके साथ है। हाँ, मुझे यहाँ नहीं मरना चाहिए भूत, हंटर ने गुर्राहट के साथ कहा। वह अपनी दुनिया में एक अपराधी के रूप में अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर रहा था। वह उस समय मरना पसंद नहीं करेगा जब उसका जीवन बेहतर और बेहतर हो रहा था। आमतौर पर हंटर को एक मजबूत शिकारी का शिकार करने का रोमांच पसंद था। जबकि हाइड्रा एक साधारण शिकारी नहीं था, वे शिकार कर सकते थे। बल्कि हाइड्रा एक विश्व समाप्त करने वाली आपदा थी। हम नहीं करेंगे, माइकल ने कहा, हालांकि वह आत्मविश्वास खो रहा था। साधना शक्ति के बिना उनके पास हाइड्रा के सामने कोई मौका नहीं था। लगातार 5 मिनट तक गिरने के बाद वे आखिरकार जमीन पर गिरे। सौभाग्य से किसी नर्म चीज ने उनके गिरने को सहारा दिया, जिससे उनकी हड्डियां बच गईं, और माइकल की छाती ने वेडोरा के गिरने को सहारा दिया। आह, माइकल ने धीरे से खड़े होते हुए गुर्राहट की। उसके चारों ओर का घना अंधेरा उसे कुछ भी देखने से रोक रहा था। उसने एक और गुर्राहट सुनी, जो शायद हंटर की थी। कुछ पलों के लिए भयानक सन्नाटे ने उनके कंपकंपी में ठंडक पैदा कर दी। माइकल ने आसपास के माहौल को ध्यान से सुना। उम्मीद थी कि हाइड्रा किसी भी क्षण दिखाई देगा। अन्य शब्दों में, अचानक उनके चारों ओर एक गरजने वाली आवाज़ गूंज उठी।
जमीन सचमुच कांपने लगी जब एक मंद लाल रंग की रोशनी ने रसातल को रोशन कर दिया। लाल चमक में उन्होंने एक विशाल वस्तु देखी जो धातु के टॉवर जैसी दिख रही थी। माइकल को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि यह धातु का टॉवर नहीं बल्कि एक कील थी। पूरी तरह से सदमे में रहते हुए माइकल ने हंटर को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा और ऊपर की ओर देखते हुए उसके साथ जुड़ गया। उनकी गर्दन में दर्द होने लगा, लेकिन वे हाइड्रा का सिर नहीं देख पा रहे थे। इसके बजाय वे केवल विशाल तराजू देख पा रहे थे। अगर माइकल को अनुमान लगाना होता तो वह कहता कि हाइड्रा कम से कम 250 मीटर लंबा था और उसके पंखों का फैलाव 150 मीटर था। हाइड्रा की आंखों से निकलने वाली मंद लाल रंग की रोशनी में उन्होंने धातु के काले तराजू और लाल पंख देखे। इस हाइड्रा ने माइकल की नज़र में किंग गिदोराह को एक पिल्ला जैसा बना दिया। ये बहुत बड़ा है। हंटर का जबड़ा कई इंच नीचे गिर गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और हाइड्रा की एक छोटी सी झलक देखकर उसके माथे पर पसीने की कई बूंदें बन गईं। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरा है। हाइड्रा की आवाज़ गड़गड़ाहट से भी ज्यादा तेज थी। दुर्भाग्य से माइकल और हंटर दोनों के लिए शब्दों को समझना मुश्किल था, क्योंकि हाइड्रा के मुंह से निकलने वाले शब्द बहुत ही डरावने थे। शुरू में माइकल ने कल्पना की कि वह हाइड्रा से आमने सामने मिल सकता है। हालांकि वह जानता था कि यह बहुत बड़ा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हाइड्रा उसकी कल्पना से कई गुना बड़ा होगा। हाइड्रा का आकार ही माइकल को बहुत डराता था। फिर भी उसने हाइड्रा का पूरा रूप नहीं देखा था, लेकिन उसने जो देखा वह उसके पैरों को कांपने के लिए पर्याप्त था। दूसरी ओर वेदोरा हंटर की तरह ही अवाक था। हाइड्रा किसी भी साधना चरण से परे था। सच कहूं तो हंटर को नहीं लगता था कि वे अपनी साधना शक्ति के साथ भी हाइड्रा का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हाइड्रा चाहता तो वह उन्हें अपने पैर के अंगूठे से कुचल सकता था। अब माइकल को एहसास हुआ कि कैसे एक हाइड्रा पूरे महाद्वीप को किसी भी आग ऊर्जा से रहित बना सकता है। बिना किसी जादू या ऊर्जा हमले के हाइड्रा सिर्फ शहरों में चलकर उन्हें नष्ट कर सकता है। अपने दिल में डर को निगलते हुए माइकल ने हाइड्रा के साधना चरण का अनुमान लगाने की कोशिश की। फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह बस नहीं कर सका। वह हाइड्रा की शक्ति को कैसे समझ सकता था जब हाइड्रा माइकल के ब्रह्मांड में किसी भी साधना चरण से परे था। उसे यह समझने में एक पल लगा कि हाइड्रा इस दुनिया या उसके ब्रह्मांड से संबंधित नहीं था। क्या? माइकल ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। इसलिए उसने फिर से बोलने से पहले अपना गला साफ किया। अपने जीवन में पहली बार अत्यधिक भय के कारण उसके गले में गांठ बन गई। मेरे प्रभु, आप हमसे क्या चाहते हैं? माइकल ने हाइड्रा को मेरे प्रभु के रूप में संबोधित किया। उसने किसी ऐसी चीज के प्रति अनादर का कोई संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की जो समय के एक पल में उसके जीवन को समाप्त कर सकती थी। मुझे मुगाशुकु कहा जाता है, सभी की रानी के महान जनरलों में से एक, जैसा कि हाइड्रा ने कहा। माइकल और हंटर ने हाइड्रा के चारों ओर असंख्य मोटी लाल बिजली के बोल्ट को चमकते हुए देखा। एक पल के लिए रसातल को चमका दिया। बिजली के बोल्ट इस हद तक चमकीले थे कि हंटर और माइकल को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। नतीजतन वे हाइड्रा का पूरा रूप देखने में असफल रहे। अध्याय 610 शैतान के साथ सौदा। तुम्हारी प्रजाति ने बहुत कुछ झेला है। अकाल, युद्ध और समय की कसौटी पर भी हाइड्रा ने अपनी कर्कश आवाज में शांति से कहा। हालांकि यह आवाज पहले की आवाज से थोड़ी अलग लग रही थी। चूंकि माइकल वेदोरा को जानता था और जानता था कि प्रत्येक सिर की अपनी आवाज और व्यक्तित्व होता है, इसलिए माइकल बता सकता था कि अलग अलग सिरों के कारण आवाज बदल गई है। 8 लाल आंखें थीं, जिसका मतलब था कि वेदोरा के विपरीत जिसके 3 सिर थे, मुगाशुकु के 4 सिर थे। ... अयाग ने मुगाशुकु जैसे प्राणी के सामने खड़े होने के बावजूद अपनी आवाज ऊंची कर दी। बाकी लोगों से अलग, अयाग हाइड्रा से नहीं डरती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आवाज ऊंची की, माइकल और हंटर उसे पकड़कर उसका मुंह बंद करना चाहते थे। हा, उनके आश्चर्य के लिए हाइड्रा जोर से हंसने लगा, जिससे माइकल और हंटर को दिल का दौरा पड़ गया। वे जमीन पर गिर गए, एक गेंद की तरह मुड़ गए और हिलने लगे। हंटर और माइकल ने दूर टेलीपोर्ट करने या रसातल से बचने का कोई रास्ता निकालने के लिए अपने सिस्टम को बेताब ढंग से पुकारा। रुको! अयाग ने अचानक चिल्लाया, जिससे हंसी की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। अंत में हंटर और माइकल सांस लेने में सक्षम हो गए। भारी सांस लेते हुए माइकल और हंटर ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। यही कारण है कि मेरी प्रजाति हमारे ब्रह्मांड से मिट गई। हम अनुकूलनशील नहीं हैं। हम गलत प्राणी पर अपने पंजे उठाते हैं, मुगाशुकु ने वेदोरा से कहा। मिट गए? अयाग का दिल धड़क उठा। हालांकि उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा था, अयाग को अपने राजा के साथ रहना बहुत याद आ रहा था। ऐसा नहीं है कि अयाग को नाइटमेयर, गया और घोस्ट के साथ अपना जीवन पसंद नहीं था, लेकिन वह अन्य हाइड्रा से मिलना चाहती थी और कम से कम एक बार अपने ग्रहलोक की यात्रा करना चाहती थी। हालांकि मुगाशुकु की दर्दनाक आवाज़ सुनने के बाद उसकी उम्मीद कांप उठी। आप और मैं अपनी तरह के अंतिम लोग हैं।
और अगर तुम्हारा इंसान वो नहीं करता जो मैं उससे करने को कहता हूँ, तो मैं अपनी तरह का आखिरी इंसान होऊंगा। मोगाशुकु की आवाज़ ने पूरी तरह से एक अंधेरा मोड़ ले लिया। हाइड्रा की धमकी भरी आवाज़ ने सचमुच उनके शरीर को तनाव में डाल दिया। भयावह शब्दों के बाद सांस की एक गर्म धारा माइकल और हंटर को छू गई। तुम क्या चाहते हो? अयाग ने फिर पूछा, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय हाइड्रा ने अपने पंजे को थोड़ा हिलाया क्योंकि ऊपर से एक चमकदार रोशनी निकली और वे दोरा पर आ गिरी। जैसे ही माइकल ने रोशनी देखी, उसने दूर जाने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा क्योंकि रोशनी बहुत तेज थी। जब चमकदार सफ़ेद रोशनी गायब हो गई तो माइकल और हंटर ने प्रत्येक सिर पर एक चमकता हुआ रून देखा। तुमने क्या किया? बहुत सारे सवाल, विकिरण और गर्मी का। हम जो भी कहेंगे हम करेंगे, हंटर ने मोगाशुकु से जल्दी से कहा, इससे पहले कि हाइड्रा उन्हें निपटाने का फैसला करता। आपके पास कुछ है जो मुझे चाहिए मानव? माइकल ने माइकल पर एक मंद लाल स्पॉटलाइट को गिरते देखा। प्रकाश हाइड्रा की आंखों में से एक से आ रहा था। चूंकि वे हाइड्रा के सिर को नहीं देख सकते थे क्योंकि यह बहुत लंबा था, माइकल केवल अनुमान लगा सकता था। हंटर ने महसूस किया कि उसका शरीर हवा में ऊपर उठाया जा रहा है। अचानक एक मजबूत बल ने हंटर की उंगली पर एक चांदी की अंगूठी को चूस लिया। थप! अंगूठी हंटर की उंगली से निकलने के बाद वह एक छोटी सी आवाज के साथ जमीन पर गिरा। जब हंटर खड़ा था, माइकल ने चांदी की अंगूठी को एक चमकदार चांदी की रोशनी विकीर्ण करते हुए देखा। अगले ही पल चांदी की अंगूठी से अंधेरे ऊर्जा की एक गेंद निकली। यह क्या है? हंटर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे ऊर्जा की गेंद से बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस हुई। इस ब्रह्मांड में 30 ऊर्जा गोले हैं और यह मुश्किल चीज दूसरे ब्रह्मांड में घुसने में कामयाब रही, मोगाशुकु ने खुश होकर कहा। हंटर ने एक जादूगर को मारकर और उसकी उंगली काटकर अंगूठी हासिल की। उसे उम्मीद थी कि जादूगर के पास कुछ शक्तिशाली मंत्र होंगे लेकिन उसके पास सिर्फ ऊर्जा की यह गेंद थी। दुर्भाग्य से ऊर्जा गेंद की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए उसके सिस्टम का स्तर बहुत कम था। मुझे इस एक सहित 12 मिले हैं, बाकी को ढूंढना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अब से हर साल मुझे इनमें से कम एक नहीं लाओगे तो मैं अपनी नींद से जाग जाऊंगा और इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा, मोगाशुकु ने कहा। हाइड्रा की आवाज़ सुनने के बाद हंटर ने राहत की सांस ली। ऊर्जा गेंदों को ढूंढना अब घोस्ट का काम बन गया था। इस समय उसे बस एक ही बात की चिंता थी कि वह रसातल से जिंदा बाहर निकल जाए। तुम्हारे अंदर की अजीब शक्ति तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद करेगी। हंटर ने घोस्ट पर पड़ रही मंदलाल रोशनी को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि घोस्ट के अंदर यह अजीब शक्ति क्या हो सकती है। आखिरकार घोस्ट और हंटर दोनों इस तथ्य से बेखबर थे कि उनके पास एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। हालांकि दोनों सिस्टम एक जैसे काम करते थे लेकिन वे एक जैसे नहीं थे और हंटर की अंगूठी ही एकमात्र चीज थी जो हंटर को घोस्ट के ब्रह्मांड से जोड़ती थी। अब जब उसने अंगूठी खो दी है तो छाया क्षेत्र हंटर को भूत के ब्रह्मांड में बुलाने में सक्षम नहीं होगा। मैं तुम्हें ये ढूंढ कर लाऊंगा भगवान मोगाशुकु, माइकल ने अपना सिर झुकाया। हम जानते हैं कि तुम ऐसा करोगे। आखिरकार तुम सभी उस दुनिया से प्यार करते हो जिसमें तुम अभी हो। उन्हें खोना तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी। रानी के सेनापति हर जगह हैं मनुष्य, हम हर ब्रह्मांड में रहते हैं, मोगाशुकु ने कहा। फिर लाल बत्ती हंटर पर फिर से गिरती है। भले ही तुमने एक को मार दिया हो लेकिन हमेशा एक और होता है। मोगाशुकु की बात सुनकर हंटर को ठंड लग गई। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या उसकी दुनिया में कोई और विशाल टिमटिमाते हुए रूम देखे जा सकते थे। अगर ऐसा है तो हंटर पहले की तरह ही उसका शिकार करेगा, चढ़ाव कर रहे थे जिससे दूसरों के दिलों की सिस्टम के साथ मजबूत हो सकता है। शहर के ऊपर एक विशाल प्रकाश वापस आ सकता है और हाइड्रा के सिर प्रकाश करके गाल बनाई जो नीचे चमक से ऐसा करने का मन लेती थी। लेकिन अभी के लिए प्रवेश करने की तरह हाइड्रा को शहर के द्वारों से होकर था। हमें हमारे ग्रहों के बारे में बताओ। कोई भी प्रयास हाइड्रा से सवाल करने के लिए हिम्मत जुटाए घुसपैठिया माना जाएगा। जवाब के बजाय उन्हें हाइड्रा की एक मास्टर की कुछ विशेष जनामी के शामिल हैं। यह आवाज पहले की सभी आवाजों पर ज्यादा शैतानी प्रकाश और डरावनी लग रही थी। सरनी का विशाल पैमाना माइकल ने पैटर्न के साथ टिमटिमा रहा था। जैसे ही गर्जन रसातल में जटिल आध्यात्मिक संरचना बन रही थी जो उसकी आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। माइकल ने वेडोरा को कसकर पकड़ लिया। आध्यात्मिक सरनी विद्वान द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक जब वे शीर्ष पर पहुंचे पृथ्वी के संप्रभु पावरहाउस को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। भयानक है, हंटर ने याओमिंग के बगल में खड़े होकर पूरे यानजिंग ने देखा कि वह ऐसा भयानक प्राणी नहीं देखा था और उसने बहुत सारे डरावने प्राणी देखे थे और उनमें से अधिकांश को अपनी दुनिया में मार डाला था। स्थापित करना आसान है। जब इसने मेरी अंगूठी ले ली है तो मुझे लगता है शायद छाया क्षेत्र मुझे जल्द ही यहाँ से बाहर निकाल देगा। हंटर ने कहा। लगभग मास्टर्स और आध्यात्मिक सरनी मास्टर्स के बीच समानताओं के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। नई दुनिया में रहना पसंद विषयों को शुरू में रहस्यमय देखना चाहता था कि क्या वह इस दुनिया से कुछ मूल्यवान प्रतीकों का उपयोग और उसे अपने पास ला जा सकता था।
जाने से पहले क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? दक्षता प्रतीक पूर्वज के बराबर माइकल ने पूछा। आध्यात्मिक सरणियों का अध्ययन करने के बाद वह जल्द माइकल ने सोचा था आध्यात्मिक सरणी विद्वान के स्तर तक पहुंच सकता है। ब्रह्मांड से संबंधित चलो शहर में प्रवेश करते हैं, वापस लौटने की संभावना बहुत कम मिलना चाहिए, इसलिए माइकल कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे ये दोनों महिलाओं को मदद कर सके जो अब गार्डियंस के साथ उसका शिकार कर रहे थे। डेमोनिक ड्रैगन पैलेस से ग्रेट थाउजेंड माइकल को पता नहीं जड़ी बूटियों का एक विश्व को श्राप के रूप में चिन्हित किया और छाया में उसका शिकार करना शुरू कर दिया। विविधता और उनके गुणों से परिचित कराया। हंटर के साथ माइकल की योजना काम के रूप में उपयोग करते हुए और इसे सुरक्षा सुनिश्चित के साथ जोड़ते हुए यह किसी को भी उसके डार्क लॉर्ड बनाया जो उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूपांतरण को तेज कर सकता था। हंटर ने उनकी ताकत अधिक थी और आवश्यक औषधीय जड़ी से थे, लेकिन हंटर की शैली उनकी तलाश करने की अत्यधिक व्यावसायिक रूप से उनका व्यापारी। अगर माइकल का ब्रह्मांड बुरा था तो हंटर का सबसे बुरा था। की चोटों को भी इसके बारे में के माध्यम से ठीक करने की आवश्यकता थी। झटके से माइकल ने कला की आवश्यकता को निकाला, जिस पर एक मिलाकर शेर का सिर बड़ी उम्मीदों के साथ हंटर ने उसे तब दिया था जब समूह ने रास्ते में के ब्रह्मांड की यात्रा पर गया। मुख्य रूप से किंग टैन माइकल से मिले हंटर के अनुसार यदि रानी का कोई सेनापति एक महिला ने को नष्ट करने के लिए निकलता है, एक सौम्य हंटर को माइकल की दुनिया में जाने में सक्षम करेगा जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरा कॉलिंग कार्ड उनके बगल को याद आया कि उसने कार्ड देखा साल पहले वो तीन नजरें थीं और जवाब में केवल एक बारे में क्या हंटर ने अपने कॉलिंग कार्ड जिसके बारे में बात करते हुए मैं हाइड्रा को पहले से ही एक निश्चित मात्रा में सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य था, किसी आसम खतरे में साहसी व्यक्तियों द्वारा अपनी वासना को अपने निर्णय पर हावी होने देने का परिणाम करते हैं तो मैं आपकी दुनिया वास्तव और एक शांतिपूर्ण जगह के बजाय उसके मीने को मारने में आपका और हिंसा के उदाहरण आम थे। हंटर ने घोस्ट की मदद करने के लिए आखिरकार सहमत होने से पहले को लात मारने के लिए इस पर विचार किया। बदकिस्मत लोग पहले ही रात में जो कहा उसके कारण नहीं था, शायद इसलिए कि उसने बार-बार हंटर को ये जानने कर दिया था कि जिन्होंने किंग यानजिन को क्या जरूरत बनने का प्रस्ताव दिया था। आपराधिक साम्राज्य के प्रमुख का रवैया काफी हंटर ने खुद को मजबूत करने के लिए आसपास और जिज्ञासा का पालन महसूस करते हुए किंग उसे लगा कि यह एक ऐसा अवसर हो सकता है। देर बाद आपने क्या चाहिए? याओमिंग की बार में दरार के हाथ चढ़ाते हुए हंटर ने पूछा। देखकर किंग यानजिन से ये सुनना अच्छा लगा कि घोस्ट को क्या रहना है, उसका दूसरा हाथ के पास नहीं रहना चाहता था। उसकी बाहों से आने वाली वह जल्दी से खाई से बाहर निकलने के लिए दरार से निकल स्तब्ध कर दिया। माइकल हंटर के पीछे जल्द ही तब तक चला जब तक वे बाहर नहीं पहुंच गए उसकी ओर जा रही। तब भी माइकल ने तब तक इंतजार किया जब तक वे दरार से बहुत दूर नहीं हो गए। अब जबकि उसने हाइड्रा के साथ सौदा कर लिया था, माइकल को कुछ राहत महसूस हुई। यानजिन का उसकी नकल करना साल में कम से कम एक यानजिन भी कुछ अवाक महसूस कर रही थी। अधिकतम 18 साल का समय किया कि जिस क्षण उसने जितनी जल्दी हो सके उस पर निर्देशित नजरों की संख्या बढ़ गई, विपरीत लेकिन उन नजरों का स्रोत वह उस समय का उपयोग इतना मजबूत होने के लिए करेगा जिनमें से बार और हमेशा के लिए हाइड्रा को मार सके। याओमिंग से चिपकना चाहते थे, लेकिन अभी के लिए उसे गार्जियन बात ने उसे सबसे ज्यादा हंटर की मदद की जरूरत थी। ये ईर्ष्यालु नजरें पुरुषों की ओर पर्वत से बाहर चले गए क्योंकि वे दोनों पूरे रास्ते से स्वीकार करना पड़ा। हाइड्रा ने उनके बारे में जो कहा कि वे अपनी तरह के आकर्षित करता था, उसे सुनने के बाद माइकल उनकी चिंता को समझ गया। पर वह बस उसका हाथ नहीं छोड़ सकती थी। माइकल और हंटर जितनी तेजी से हो सके आकाश की ओर पर रखते हुए भव्य शहर में प्रवेश किया। पर्वत उनकी दृष्टि से ओझल होने के बाद यानजिन ने करने के लिए याओमिंग का हाथ छोड़ दिया। बीच हवा में माइकल ने हंटर को क्यों बंद कर दिया? मुझे तुम्हें मारने की जरूरत है, माइकल ने कहा। किंग यानजिन ने अपनी आंखें घुमाईं। इसे भूल जाओ, मुझे उन भूलने वालों से खा जाने का डर है, लेकिन